तो लास्ट में हमने वहाँ तक देखा कि पुनर्जागरण और होते 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 जैसे हमने देखा था पुनर्जागरण और फिर इसी के संग में चल रहा था क्या, धर्म सुधार आंदोलन। जितना समझ में आए उतना समझते रहना, बाकी आएगा काफ़ी हद तक बहुत कुछ समझ में आएगा। धर्म सुधार आंदोलन ये हुए थे, इसी में हमने देखा था प्रति धर्म सुधार आंदोलन, जिसे हमने देखा काउंटर रिफॉर्मेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन वो चला था। पुनर्जागरण ये दोनों संघ में पहले चल रहे थे, तो और संघ में वो था सामंतवाद का पतन हुआ, तो धीरे धीरे हमने देखा कि क्या बन के आ गया था, व्यावसायिक क्रांति जो हो रही थी ना, व्यावसायिक क्रांति यहाँ से आई थी, तो वाणिज्यवाद उभर के आया था, फाइनली वाणिज्यवाद आया था ना। मतलब इसी में हमने देखा था राज्य वो नेशन स्टेट का भी वो उद्भव हुआ था। नेशन स्टेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, राष्ट्रीय राज्य। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हुआ था। ये भी हमने देखा था कि राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हो गया था। उसी ने फिर वाणिज्यवाद, व्यावसायिक क्रांति जो थी, व्यावसायिक क्रांति उसने क्या कर लिया था, व्यावसायिक क्रांति ने बाद में रूप ले लिया था। अभी तक जो व्यावसायिक क्रांति थी वो मध्य वर्ग के हित से चल रही थी, व्यावसायिक क्रांति में मध्य वर्ग का हित जुड़ा हुआ था। फिर जब राजा का राजतंत्र का हित जुड़ गया तब उसने रूप ले लिया, वाणिज्यवाद का रूप ले लिया। ये हमने देखा था, वाणिज्यवाद हुआ था। फिर हमने ये देखा था कि जो 30 वर्षीय युद्ध के बारे में हमने इसके बाद में पढ़ा था। 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था ये 30 वर्षीय युद्ध, 1618 से लेके कहाँ तक, 1648 तक। ठीक है, 1648 से लेकर 30 वर्षीय युद्ध चला था। ये हमने देखा था कि ये युद्ध क्या था, यथार्थवाद का द्योतक था। यथार्थवाद का हमने बात करी थी कि यथार्थवाद का द्योतक का मतलब था कि यथार्थवाद को इंडिकेट कर रहा था ये, यानी कि जो बातें आदर्श तौर पे हैं, मतलब जो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा था, लेकिन रियलिटी में कुछ अलग हो रहा था। ठीक है, रियल में कुछ अलग हो रहा था। उन्होंने मान के कुछ अलग चले थे। मान के क्या चले थे कि जो प्रोटेस्टेंट वाले जो लोग हैं, ये जैसे भी लोग होंगे, अलग अलग की शाखाएं थी ना, थी। जैसे हमने देखा फ्रांस में कौन सी शाखा थी, बताओ, देखने पड़ेगा, ह्यूज नॉट्स। ठीक है, ये फ्रांस में शाखा थी। फिर ब्रिटेन में क्या थी, ब्रिटेन में प्यूरिटन नाम से थी, है ना। ऐसे हमने देखा स्विट्जरलैंड में थी। स्विट्जरलैंड में कौन सी थी, जुबलीवाद। ठीक, ऐसे करके शाखाएं थी किसकी, प्रोटेस्टेंट धर्म आंदोलन की। तो हमने देखा था कि प्रोटेस्टेंट धर्म आंदोलन के आइडियल तौर पे कहते हैं, जब ये लोग जब एक ही जैसी सोच रखते हैं तो ये लोग एक जैसे हमेशा रहेंगे भी, कभी आपस में लड़ेंगे नहीं। चलो कोई बात नहीं, देख लेना। यहाँ पर देखो, पहले ब्रिटेन में ह्यूज नॉट्स थी, वो फ्रांस में ह्यूज नॉट, ब्रिटेन में प्यूरिटन नाम से थी, और स्विट्जरलैंड में जुगलीवाद थी, और जर्मनी में ही एक दूसरी शाखा काल्विनवाद नाम से स्टार्ट होगा। काल्विन एक सुधारक थे, तो उनके तौर पर उन्होंने स्टार्ट कर दी थी प्रोटेस्टेंट धर्म आंदोलन। तो ये जो लोग चारों लोग ऐसे थे, ऐसी बहुत सारी अन्य शाखाएँ थी। तो हम ये मान के चल रहे थे आदर्शवादी क्या कहेंगे कि एक हिसाब से बात है कि भाई ये चारों एक ही विचार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक जैसी नीतियाँ रखेंगे, एक जैसी पॉलिसीज रखेंगे। ये हमने बात करी थी। फिर हमने देखा था एक पवित्र रोमन सम्राट है, तो पवित्र रोमन सम्राट अलग अलग सम्राट जो हैं, अलग अलग पवित्र सम्राट ऐसे कर दिया अगर रोमन सम्राट, तो ये अलग अलग देश के सम्राट होंगे। फ्रांस से अलग होगा, ब्रिटेन का अलग होगा, अलग देश के पवित्र, उनके अंदर एक जैसे रोम में तो हेडक्वार्टर है मेन, ठीक, वहाँ पर वो बैठेंगे। लेकिन एक देश है, यहाँ पे एक चर्च है, एक देश है, यहाँ पे एक चर्च है, एक देश है, तो इनमें सब में पादरी अलग अलग बैठेंगे, तो इनके अलग अलग सम्राट भी होंगे। तो ये सम्राट होंगे, तो हमने आइडियली तौर पे क्या देखा था कि ये सम्राट भी एक जैसी नीति रखेंगे। ये आइडियल तौर पे कि ऐसा होना चाहिए कि भाई तुम एक जैसे लोग हो तो तुम एक जैसी सोच रखोगे, तुम एक जैसे लोग हो तो तुम एक जैसी सोच रखोगे। लेकिन क्या हुआ, जब ये युद्ध हुआ, 30 वर्षों तक युद्ध हुआ, तो ये यथार्थवाद बन गया कि असल में तो कुछ और आया, रियलिटी में कुछ और निकल के आया। क्या निकल के आया, हमने देखा था कि भाई जो एक पवित्र रोमन सम्राट था, ठीक है, उसने अपने हित के लिए, अपने वंश के अधिक प्रिय समझा, अपने वंश को अधिक प्रिय समझा, और उसने वो चर्च के खिलाफ ही, कैथोलिक चर्च के खिलाफ ही लड़ाई लगी थी। हमने देखा था, लिखा था वर्षिस करके लिखा था हमने ऐसे करके। और फिर हमने देखा था कि जो काल्विनवाद है, काल्विनवाद वो किसके विरुद्ध खड़ा हो गया, लूथरवादी जो लोग थे, लूथरवादी विचार, तो मार्टिन लूथर के संघ के जो लोग थे वो काल्विनवाद के विरुद्ध कर दे, क्योंकि उन्हें काल्विनवाद की कुछ बातें पसंद नहीं आ रही थी। तो ये आपस में ही जो एक जैसे लोग थे, इसी में से काल्विनवाद लूथरवादी के खिलाफ खड़े हो गए, और पवित्र रोमन सम्राट ही अपने दूसरे सम्राट के विरुद्ध खड़े हो गए। और युद्ध हमने देखा ही था क्यों शुरू हो गया था कि भाई वो प्रोटेस्टेंट आंदोलन को दबाने के लिए आए थे बवेरिया में, तो फिर उन्होंने भी प्रतिक्रिया दिखाई, ऐसे कर युद्ध छिड़ा। और युद्ध में मतलब जो एक साथ में होने चाहिए ये भी आपस में लड़ गए और ये भी आपस में लड़ गए, भाई तेरी पूरी खिचड़ी अच्छी से बन गई। तो 1648 तक ये युद्ध चला था, 1618 से 30 वर्षीय युद्ध, इसका नाम ही पड़ गया। फिर हमने देखा इसके बाद एक संधि हुई थी, वो कौन सी संधि हुई थी,
हाँ, वेस्टफेलिया की संधि, ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। तो हमने मतलब कोई भी युद्ध होता है उसके बाद एक संधि ऐसे अमूमन तौर पर हो ही जाती है, एक संधि हो जाती है, मतलब डिसाइड हो जाता है कि भैया इसके अब दोनों पक्ष मिलकर बैठ के बात कर लेते हैं, इसके हमें अब क्या करना है, युद्ध समाप्त करना, ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ना। तो वेस्टफेलिया की संधि ने देखा था कि इसमें हमने देखा था कि इसने वर्ल्ड में बहुत बड़े चेंजेस लेके आए थे। तो हमने इसमें ये देखा था कि क्या क्या व्यवस्था हुई कि अब पवित्र रोमन साम्राज्य मतलब राष्ट्र का, एक राष्ट्र का प्रधान के रूप में किसको माना जाएगा, राजा को, यानी कि चर्च अब उसके ऊपर नहीं माना जाएगा, चर्च उसके ऊपर अब नहीं आ सकता कभी भी। मतलब पहले तो ऊपर नीचे चल रहा था, कभी चर्च ऊपर हो गया, कभी राजा ऊपर हो गया, ऐसे चल रहा था, लेकिन अब इसने सिद्ध कर दिया कि इससे फिक्स हो गया कि भाई प्रधान के तौर पर राजा को ट्रीट किया जाएगा। और फिर हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय एक विधि व्यवस्था भी बन गई थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ देखी थी कि विधि व्यवस्था हो गई थी, यानी कोई बड़ा देश है और कोई छोटा देश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा देश का भी पीएम होगा या उसका भी पीएम होगा। हालांकि मतलब इसमें सबसे प्रधान पद अगर पीएम का है, किसी किसी देश में राष्ट्रपति होते हैं सबसे ऊपर, ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं, तो अलग बात है। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट होते हैं, तो यूएसए का प्रेसिडेंट और इंडियन के पीएम ये आपस में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत छोटे, जैसे हमने नेपाल का उदाहरण लिया था ना, नेपाल के बहुत छोटे प्रधानमंत्री होते हैं, देश छोटा है तो उनके प्रधानमंत्री, अगर हम यानी कहेंगे छोटा देश है तो हमारा कोई छोटा मंत्री मिल रहे उनसे, पीएम ही मिलेंगे यहाँ भारत देश के। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था, ऐसे हमने चीज़ें देखी थी और इसी से हमने बहुत कुछ देखा था कि इसी से दोनों देशों के बीच में संबंध भी होंगे। और यहीं पर हमने देखा था एक का विकास हुआ था कूटनीति का, है ना, कूटनीति का मतलब डिप्लोमेसी, कि भाई आप डायरेक्टली युद्ध नहीं करेंगे, कोई भी बात हुआ करी तो बीच में सुलझाया करेंगे। फिर हमने एक देखा था कि शक्ति संतुलन भी देखा था, इसमें देखा था बैलेंस ऑफ पावर, कि शक्ति का संतुलन भी होगा, बैलेंस ऑफ पावर देखा था हमने। ये सब चीज़ें थी, बस रिवाइज हो रही हैं धीरे धीरे, कि कोई भी एक देश बहुत ऊपर ना बढ़ने पाए और किसी भी दूसरे देश को दमन नहीं, मतलब शत्रु देश को दमन भी इतना ना किया जाए कि वो इतना दमन कर दिया जाए वो जीने लायक भी ना बचे, और किसी को बहुत ऊपर नहीं, जो भी अगर ऊपर उठ रहा है तो उसको नीचे लेके आओ, बैलेंस करो, जो बहुत नीचे जा रहा है तो उसको मिलकर ऊपर भी करो, ठीक है। यूरोप के राष्ट्र ऐसे करके बात कर लेते थे, ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब हमने देखा था कि ये सब पुनर्जागरण के ही तौर पर, पुनर्जागरण जब हो रहा था धीरे धीरे तो उस टाइम वैचारिकता बदली, हमने देखा था कि आर्थिक परिवर्तन होता है, फिर हमने देखा था क्या होता है सामाजिक परिवर्तन, फिर राजनीतिक परिवर्तन और उसके बाद फिर से आर्थिक परिवर्तन। हाँ, सीमा मतलब ऐसे आदि करके, अब सब फिर से थोड़ा नहीं पढ़ाएंगे, सीमा भी लिखी थी, ये सब चीज़ लिखी थी, आदि करके और चीज़ें लिखी थी ना, सीमा निर्धारित हो गई थी, ये सब चीज़ हमने लिखी थी इसमें। शक्ति संतुलन मतलब रिवाइज करवाया था खाली, ये तो ना पूरा फिर से लिखेंगे तो बहुत चीज़ें थी, कल बहुत बताई थी, और भी चीज़ें बढ़ सकती है उसमें, क्योंकि आदि करके छुड़वा दिया था ना। अब हम लोग बढ़ जाएंगे सीधे प्रबोधन की तरफ। एनलाइटनमेंट, तो ये चीज़ समझो अभी एनलाइटनमेंट में। अब आप थोड़ा समझते रहो। देखो प्रबोधन ये क्या है, मतलब दूसरा एक तरीके से पड़ाव है उसका जो पुनर्जागरण हुआ था। एनलाइटनमेंट, ठीक। फिर हम देखेंगे एनलाइटनमेंट और अमेरिकी क्रांति के बीच में संबंध क्या है, और एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन और फ्रांस की क्रांति में संबंध क्या है बीच में, हम थोड़ा ये देखेंगे। लेकिन प्रबोधन को हमें समझना है कि हमने पीछे देखा था कि प्रबोधन क्या है, एक दूसरा पड़ाव है, एक तरीके से दूसरा पड़ाव है, ठीक। दूसरा पड़ाव क्या है, यूरोप की राजनीति में, अभी लिखना मत। और जबकि पहला पड़ाव क्या था, पहला पड़ाव था पुनर्जागरण, ठीक है। यानी कि जो यूरोप की राजनीति में सामाजिक तौर पर जो चेंजेस आने थे, वैज्ञानिकता की ओर बढ़ने लगे थे, कि अब पहले कहते थे कि भाई जो चर्च व्यवस्था है उसी को मानते हो चलो, लेकिन अब धीरे धीरे वैज्ञानिक विकास होने लगा, तकनीक का और विकास होने लगा। तो ये जो पुनर्जागरण जितना कुछ करा उससे ज़्यादा प्रबोधन ने और लेके आया। तो ये दूसरा पड़ाव ऐसा माना जाता है कि यूरोप की राजनीति और सामाजिक और विचारधारा में प्रबोधन ने बहुत बड़ा चेंज लेके आया, और इनमें बहुत अलग अलग विचारक पैदा हुए, वो भी हम देखेंगे, जॉन लॉक, वोल्टेयर, ठीक है। और जैसे रूसो भी है, रूसो की विचारधारा थोड़ी सी अलग थी, प्रबोधन को उतना नहीं मानते थे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ समझना है। अब प्रबोधन का अर्थ क्या होता है वो लिख लो। प्रबोधन का अर्थ एक हल्की सी बस हेडिंग यहाँ पर डाल लो, कि अर्थ की हेडिंग डाल लो, उसमें मैं बोल दे रहा हूँ कि अर्थ क्या है। एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात ज्ञान का प्रकाश। एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात, एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात ज्ञान का प्रकाश।
ठीक है। फिर इसके नीचे लिख लो जहाँ जहाँ अंधकार से तात्पर्य है, जहाँ अंधकार से तात्पर्य है, अंधकार, हाँ हाँ, मतलब जैसे आपने लिखा एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात ज्ञान का प्रकाश ब्राह्म लगाया। अगली लाइन में लिखो जहाँ अंधकार से तात्पर्य है, अंधकार से तात्पर्य है अज्ञान और अंधविश्वास। जहाँ अंधकार से तात्पर्य है अज्ञान और अंधविश्वास, जबकि प्रकाश से तात्पर्य है ज्ञान। मतलब आप कैसे लिखोगे, जहाँ अंधकार से तात्पर्य है लिखा ना, उसके बाद में ऐसे करके मारते हैं हल्का सा डैश। जहाँ अंधकार से तात्पर्य है लिख के एक डैश मारा और लिखा ज्ञानता और अंधविश्वास, जबकि प्रकाश से तात्पर्य है ज्ञान, और उसमें अंधकार जो लिखा आपने अंधविश्वास और अज्ञानता, उसको क्या करोगे इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे लिखना सीखो। इन्वर्टेड कॉमा है ना, एक एक कर लिखना है। आपने लिखा ज्ञानता या ज्ञान, रिपीट करूं, जहां अंधकार से तात्पर्य है अज्ञान और अंधविश्वास कॉमा, जबकि प्रकाश से तात्पर्य है ज्ञान, प्रकाश से तात्पर्य है ज्ञान। यानी कि समझे कि अभी तक जो अज्ञानता थी हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या सब कुछ हो रहा है, हमें वैज्ञानिकता जो बढ़ने लगी, तकनीक आगे बढ़ने लगी, उससे हमें बहुत कुछ क्लियर होने लगा। तो उस अज्ञानता और जो अंधविश्वास जो बना हुआ था हमारे, जो हमने देखा ना वो हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक व्यू देखे थे, तो जियोसेंट्रिक जो व्यू बता रहे थे कि भाई पृथ्वी रुकी हुई है, सूरज घूम रहा है, ऐसे जो अंधविश्वास वगैरह हम मान के चल रहे थे, अब उनको दूर करा जा रहा है। तो हमारा और प्रकाश का मतलब क्या है, ज्ञान। ठीक, ये प्रबोधन का सिंपल एक मतलब है कि प्रबोधन का अर्थ क्या होता है, प्रबोधन का तात्पर्य किससे है, ये चीज़ समझना। ठीक, अब ये चीज़ समझो कि पुनर्जागरण का और थोड़ा सा कि पृष्ठभूमियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, एक हेडिंग डालो पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि। जैसे अर्थ एक हेडिंग पड़ गई, पहली हेडिंग हो गई अर्थ, दूसरी क्या हो गई पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड क्या क्या होंगे। ठीक, अब लिखो इसमें सामाजिक, एक दो तरह की पृष्ठभूमि होंगी। ऐसे एक एरा लिखो यहाँ पे, सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि। ठीक है, और क्या लिखोगे, फिर दूसरी लिखो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। सामाजिक पृष्ठभूमि, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसमें समझो सामाजिक पृष्ठभूमि, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या, कि हमने देखा था पीछे, इसको बस पुनर्जागरण से रिलेट करते हुए चलना है। यानी कि जो हम पीछे से पढ़ के आएंगे, पुनर्जागरण से पढ़ के आए, तो उसी से सब कुछ रिलेट करना है इसमें। पुनर्जागरण हमने ये देखा था कि एक व्यापारी वर्ग उभर के आया था, उसी को व्यापारी वर्ग को हमने क्या कह दिया था, मध्य वर्ग, आरंभिक मध्य वर्ग बन गया था। ठीक, हालांकि मध्य वर्ग के नीचे कौन सा वर्ग आ गया, निम्न वर्ग आएगा। फिर हमने ये भी देखा था कि पीछे समझेंगे कि जब हमने देखा ना, जब वाणिज्यवाद देखा था, वाणिज्यवाद का मतलब क्या था कि राजा ने अपने हित में, जो व्यापार को अपने हित में कर लिया था, तो उसके सारे कंट्रोल और टैक्स वगैरह लेना। फिर हमने देखा था बूलियनवाद, वो कीमती धातु वगैरह अपने कंट्रोल में करना, ये सब वाणिज्यवाद के अंदर आ जाएगा। तो इसमें यह था कि यहाँ पर राजा, जो राजतंत्र थे ना, राजा और प्लस जो मध्य वर्ग यानी व्यापारी वर्ग भी इससे जुड़ गया था। इन दोनों ने सपोर्ट करा था। ठीक है, ये दोनों आपस में मिले चल रहे थे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के शत्रु कौन थे, एक तो चर्च था और कुलीन था। कुलीन वर्ग जो थे ना, चर्च व्यवस्था और कुलीन वर्ग, ये दोनों इन दोनों के शत्रु थे। राजा को भी दिक्कत थी, राजा को दिक्कत क्यों थी, चर्च भी और कुलीन दोनों प्रजा के बीच में आ रहे थे, तो इसलिए राजा के शत्रु थे। व्यापारी वर्ग को क्या लगता था
कि हमें कुलीन वर्ग से मतलब चीज़ें नहीं, कुलीन वर्ग को ज़्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे, तो हमें तब अभी हम भी पैसे वाले हुए हैं तो हमें भी थोड़ी विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए, यानी कि हमें भी राजा से कुछ संबंध और हमें जो नियम कानून जहाँ बनते हैं वहाँ बैठने की हमें भी व्यवस्था बनाई जाए। तो इससे तो नहीं दिक्कत थी। फिर चर्च व्यवस्था दिक्कत क्यों थी? चर्च व्यवस्था क्या कहती थी? मुनाफाखोरी और महाजनी, हमने दो पढ़े थे शब्द कि वो मना करते थे कि आपको व्यापार का बहुत प्रसार नहीं करना चाहिए और ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहिए, और महाजनी यानी कि पैसे उधार नहीं देने चाहिए किसी को, ऐसे करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। ये चर्च ऐसे रोक टोक बहुत लगाता था, तो व्यापार को उनको पसंद नहीं आते थे, तो इन लोगों ने साठगांठ कर ली। हालांकि यहाँ पर व्यापारी वर्ग को ये पता था कि जो वाणिज्य विवाद है वो राजा के ही पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो चाहे टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, यानी फ़ायदा अधिक किसका ही है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक तरह के बन सकता था कि भाई व्यापारी वर्ग ने फिर इनकी सपोर्ट क्यों करी, क्योंकि जब भाई ये तो पूरा वाणिज्य विवाद है वो राजा के सपोर्ट में है, राजा सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रहा है कि अब कोई भी कहीं भी व्यापार करोगे तुम जाके तो क्या करोगे, हमसे चार्टर्ड लेके जाओगे, हमसे साइन करवा के जाओगे। एक तो ये डिसाइड था, फिर क्या आपको कर भी हमें देना पड़ेगा, और जहाँ मना कर देंगे वहाँ व्यापार भी नहीं करना पड़ेगा, तो यानी कि इनका तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं था बस। तो फिर इनने इनका साथ दिया क्यों? और इन दोनों के बीच में एक मौन समझौता था, एक तरीके से मौन तरीके से, कोई लिखित तौर पे समझौता नहीं होगा, ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमारी मदद करोगे, ऐसा कोई समझौता, बस एक तरीके मौन तरीके से समझौता हो गया कि भाई ठीक है हमारे लगभग दोनों के दुश्मन यही हैं, तो ठीक है इनडायरेक्टली हम लोग आपस में एक दूसरे सपोर्ट कर दे रहे हैं। अब आगे देखेंगे 18वीं सदी में ये टूटेंगे आपस में, क्योंकि जब इन पर ये अधिक करेंगे तो इनको बेकार लगेगा, तो वही प्रबोधन में यही सब है। यहाँ पे समझे कि अभी तक इन्होंने सपोर्ट क्यों किया था, ये अगर पूछे भी है समझे भी तो अपने दिमाग में कभी क्वेश्चन आए तो दो वजह से इन्होंने राजाओं को सपोर्ट किया था व्यापारी वर्ग ने। एक तो क्या था कि वाणिज्य विवाद के तौर पे नए नए क्षेत्र में जो विस्तार हो रहा था ना, नए क्षेत्र में जो विस्तार हो रहा था, व्यापारी वर्ग को वहाँ पे व्यापार करने का मौका मिल रहा था, ठीक है, तो इसलिए व्यापार वर्ग राजा के संग में हो गए। एक तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि जो व्यापारी वर्ग है जब राजा को नए क्षेत्र में विस्तार करने को मिला था, और दूसरी बात ये होगी कि दोनों के दुश्मन सेम थे, एक तरह के दोनों के शत्रु एक थे। इस वजह से, बस इन दो वजह से दोनों के शत्रु एक थे, इस वजह से इन्होंने क्या करा, उसको सपोर्ट दिया राजा को। बस बाकी इन्हें पता था कि भाई हमारे कोई हित इनसे उतने टकरा नहीं रहे, क्योंकि ये तो सब कुछ अपने कंट्रोल में रहे हैं, लेकिन क्योंकि चर्च से कुलीन से इतनी इनकी जनसंख्या थी नहीं, आबादी नहीं थी जिससे लड़ सकें, तो राजा की सपोर्ट चाहिए थी। फिर व्यापार करने को मिल रहा था, जहाँ जहाँ जो कोलोनाइज कर रहे थे अपने आप को उपनिवेश बना रहे थे, तो भाभी इनको व्यापार करने का मौका मिला था। चार्टेड कंपनियाँ बन के जाके व्यापार करते थे। तो फिर हमने यही देखा कि अब मध्य वर्ग क्या हो गया, मध्य वर्ग में हमने देखा था ना कि जब आर्थिक परिवर्तन के साथ वैचारिक परिवर्तन भी आएगा, जो आर्थिक परिवर्तन में देखा था उसमें हमने देखा था कि वो सपोर्ट करेगा जाके सामाजिक परिवर्तन को, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन में हमने देखा था एक वैचार भी तो बदलेंगे इनके, वैचारिक परिवर्तन भी आएगा धीरे धीरे इनमें। तो जो वैचारिक परिवर्तन आने लगा और फिर हमने देखने लगे कि अब जैसे वो गैलीलियो और कोपरनिकस, न्यूटन जैसे लोग, जॉन लॉक जैसे लोग, ये लोग आने लगे, इन्होंने फिर जो पुरानी धाराएं थी, मान्यताएं थी, उनको तोड़ने लगे, पुरानी मानदंड को। तो इनके दिमाग और खुलने लगे कि भैया असल में तो ऐसा नहीं जैसा आप बता रहे हो। तो मध्यवर्ग और थोड़ा सा मजबूत होने लगा उन्हें वैचारिक तौर पे कि अब ठीक है मैं चुनौती दूंगा इनको, चर्च को, कुलीनों को। राजा से तो मतलब राजा तो एक तो हेड तो होना चाहिए, लेकिन चर्च और कुलीन पे ज़्यादातर जो निरंकुशता थी उनको हटाना चाह रहे थे, और राजा पे भी एक निरंकुशता थी। राजा से भी एक बार वो कहना चाह रहे थे कि भाई आप जो निरंकुश बने हुए बैठे हैं, आप पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हम ये चाहेंगे कि आप भी चुन के आएँ, वैधानिक मंडल बने। कौन? मध्यवर्ग ऐसा चाह रहे थे। तो हमने देखा सामाजिक पृष्ठभूमि क्या था, पृष्ठभूमि पढ़ा प्रबोधन की, तो हमने पीछे बैकग्राउंड में समझ में आया पुनर्जागरण में व्यापारी जो मध्य वर्ग था वो भी वैचारिक तौर पर थोड़ा कमजोर था, लेकिन जब प्रबोधन आया, प्रबोधन का मतलब हुआ कि धीरे धीरे क्या अंधकार के काल से हम निकले और प्रकाश में आए, यानी ज्ञान में आए कि हमें चीज़ें पता लगने लगी, ये पृथ्वी कैसे चल रही है, ये कैसे है, और फिर दुनियादारी कैसे चल रही है। और ये नहीं है कि खाली आँख बंद करके ज्ञान का प्राप्ति हो सकती है, तो आँख खोल के हम परिवेक्षण करें पृथ्वी का और प्रकृति का सारी तरफ से, तब हमें पता चलेगा कि दुनियादारी में क्या क्या है। तो ये सब कुछ इन मध्य वर्ग को, ये थोड़ा सा सशक्त था, पढ़ा लिखा भी था, तो इनको अच्छे से समझ में आने लगा। निम्न वर्ग क्या था, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा कम भी था और जनसंख्या में ज़्यादा था उनके पास इतनी, और धनाढ़ भी नहीं था, धन भी नहीं था, तो इस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा डील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो जनसंख्या में कम होने के बावजूद, थोड़ा पढ़ा लिखा होने के बावजूद, जो तकनीकी विकास हो रहा था, जो वैज्ञानिक तौर पर विकास हो रहा था, वो उन सबको समझ रहा था मध्य वर्ग। इसीलिए उन्होंने एक पूरी तालिका ही इनके सामने रख दी, चर्च और कुलीनों के सामने, राजाओं के सामने, कि भाई ये चीज़ हमें करके दो और ये चीज़ चेंजेस लाओ सिस्टम में। तो सामाजिक पृष्ठभूमि में कौन हो गया? मध्य वर्ग, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बात तो समझ में आई मोटे कि सामाजिक पृष्ठभूमि में बैकग्राउंड के तौर पे काम कौन कर रहा था प्रबोधन सामाजिक तौर पर? मध्य वर्ग एक बहुत बड़ा काम कर रहा था कि मध्य वर्ग ने ये देखा था कि मध्य वर्ग अब शक्तिशाली हो गया वैचारिक तौर पर, मध्य वर्ग वैचारिक तौर पर शक्तिशाली, ठीक, ये वैचारिक तौर पर
ये ब्रैकेट में कर लोगे क्योंकि मध्यवर्ग इसके पृष्ठभूमि था और ये मध्यवर्ग वैचारिक तौर पर शक्तिशाली हो गया था। अब इन्हें राजतंत्र से इन्होंने मतलब क्वेश्चन करने लगे कि अब आप भैया हमें चाहिए कि यहाँ पे एक सीमित राजतंत्र हो। अभी इनकी भी चालसाजी देखेंगे मध्यवर्ग की। मध्यवर्ग क्या चाहेगा कि सत्ता में हम तो बैठे, हमने बात करी था कि अभी तक राजा जहाँ पे बैठ के नियम कानून बना रहे हैं, तो यहाँ पर मध्यवर्ग तो आ जाए, ये मध्यवर्ग है, ये यहाँ पर तो आ जाए, लेकिन जो निम्न वर्ग है वो ना आए यहाँ पे, तो फिर वो टेक ओवर कर लेगा, उसकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये भी हम देखेंगे, इनकी भी जालसाजी देखेंगे। तो वैचारिक तौर पर शक्तिशाली हो गए थे मध्यवर्ग, तो सामाजिक पृष्ठभूमि में ये आ गया। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में क्या देखेंगे कि वैज्ञानिकता पे अधिक जोर दिया जाने लगा। ठीक है, वैज्ञानिकता पे और अधिक जोर दिया, तकनीक और वैज्ञानिकता पर, तकनीक और वैज्ञानिक अन्वेषण, ये लिख लो ये चीज़ दोनों, बस बता दिए मैंने इतना ही। तकनीक और वैज्ञानिक अन्वेषण पर अधिक जोर, पर अधिक बल या जोर। ठीक, यानी कि वैज्ञानिक और वैज्ञानिक अन्वेषण पर, जैसे देखेंगे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बना, एक फ्रेंच एकेडमी ऑफ बना, फ्रेंच एकेडमी बनी फ्रांस में भी, ऐसे ऐसे एक वेधशालाएँ और संस्थाएं बनने लगी कि आप वैज्ञानिक अन्वेषण करो। और इनको लोग पूंजी कौन देता है, लगभग लोग ऐसे राजा भी कुछ देते थे, और कुलीन वर्ग में जो पैसे वाले होते व्यापारी वर्ग, वो भी थोड़ा सा इनको पैसे देते थे कि भाई आप शोध करो, नई नई चीज़ें बताओ और वो हमारे लिए व्यापार में फायदा होंगी। जैसे भाई ये अब रेलगाड़ी आई, उसके बाद में कार बनाने लगे, सब बनाने लगे, ये सब वैज्ञानिकता तो मतलब इन्वेंशन तो ही हो रहे हैं धीरे धीरे। तो उन्होंने इन्वेंशन करने के लिए उन्होंने फंडेड करा इन लोगों को, जो कुलीन वर्ग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, इनको पैसे उसे दिए कि भाई आपके दिमाग सही चलता है, आप लोग ठीक ठाक देख लेते हैं, तो आपको एक संस्था बना रहा है अलग से, यहाँ बैठ के बहुत सारे शोध करो, पता करो और नई नई तकनीक का विकास करो, जो व्यापार में अच्छे से फ़ायदा होगा। पृष्ठभूमि समझ गए, मध्यवर्ग वैचारिक तौर पर और शक्तिशाली हो गया। इसी में चाहे एक लाइन लिख लो कि तथा राजतंत्र और चर्च को, राजतंत्र और चर्च को चुनौती, बस चर्च को चुनौती, राजतंत्र और चर्च को चुनौती भी देने लगा। ये भी है। ये चीज़ समझ में आ रही है जो मैंने इतना बताया कि है, तो ये कि मध्यवर्ग क्या था, अभी मध्यवर्ग अभी तक तो राजा के साथ में था, अब क्या वैचारिक तौर पर वो शक्तिशाली थोड़ा हो गया और राजतंत्र और चर्च को चुनौती दे दी। अब चर्च को क्यों चुनौती दी, अभी राजा का तो शत्रु था ही चर्च कुलीन, लेकिन यहीं पे राजा फिर पलट गया कि राजा को लगा मध्यवर्ग हमें चुनौती दे रहा है, तो उन्होंने राजा ने फिर से सांठगांठ कर ली चर्च और कुलीन से। अब ठीक, ये फिर से सांठगांठ कर ली इन्होंने, यानी कि अब इनके अगर लिखना चाहो तो इनके मध्यवर्ग का यहीं पे कहीं साइड में लिखा है, मध्यवर्ग का शत्रु कौन हो गया, राजा और कुलीन चर्च, ये तीनों, राजतंत्र को चर्च और कुलीन वर्ग, ये तीनों एक तरफ हो गया। और वर्सेस में कौन हो गया, मध्यवर्ग। ठीक है, अभी तक क्या थे ये लोग, अभी तक ये मध्यवर्ग और राजतंत्र साथ में थे, पढ़ रहे थे हमने। अभी राजतंत्र और चर्च व्यवस्था और कुलीन वर्ग, ये तीनों लोग, राजतंत्र ने इनसे सांठगांठ कर ली कि भाई ये मध्यवर्ग ज़्यादा थोड़ा सा उछल रहा है, इसको दबाना चाहिए। लेकिन मध्यवर्ग की हिम्मत ये थी, मध्यवर्ग ने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही कि तीनों लोग एक साथ भी हो गए, तभी मध्यवर्ग बड़े तड़के, क्योंकि मध्यवर्ग के पास अब बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, वैज्ञानिक तौर पे ये जानकारी होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही साइड में कि ये इनडायरेक्टली चलता रहता है, मतलब लिखित तौर पे समझौता नहीं है कि ठीक है अब हमारे तुम्हारे शत्रु एक हो गए, चलो हम दोनों मिल जा रहे हैं। तब इनके शत्रु तो मध्यवर्ग था ही पहले से ही, लेकिन अब राजा ने सांठगांठ कर ली, राजा ने अपनी तरफ से देख के राजतंत्र ने सांठगांठ कर ली इनसे। तो ठीक है ना, तो प्रबोधन किसी को कहा गया, इसी को प्रबोधन किया गया, जो हमने देखा ना उसका मतलब कि अंधकार से निकल के ज्ञान में आ गए। तो यही था कि मध्यवर्ग ना अब भी नहीं रुक रहा, मध्यवर्ग अभी भी नहीं रुका इस चीज़ को लेके कि ठीक है आप तीनों चाहे एक तरफ राजतंत्र हो, यहाँ पे आप तीनों एक तरफ हो जाओ, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम अब भी वही मांगे रखेंगे। तो इन्होंने जो मांगे रखी, ठीक, जो तालिका एक तरीके से सूची रखी कि ये चेंजेस लेके आओ, उसी को प्रबोधन बोला गया। ठीक है, एनलाइटन मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान हमें पता चल गया कि असली ज्ञान क्या है। ठीक, तो इन्होंने मध्यवर्ग में लिखा। तो ये सामाजिक पृष्ठभूमि मध्यवर्ग बहुत बढ़िया तौर पर खड़ा रहा इनके डटकर, और वैचारिक पृष्ठभूमि ये चल ही रहा था, तो जो और प्रबोधन को बल दे रहा था। ठीक है, ये रेस करूँ मैं, एक हल्का डायग्राम और क्लियर कर लो बनाने के लिए।
ये सब समझना कि राजा अभी उनके पास थे, मध्य वर्ग के पास, अब राजा उनसे साठ कर ली राजा ने। अभी अब वही बात है, अब मध्य वर्ग भी ढूंढेंगे किसी को, तो मध्य वर्ग किनको ढूंढेंगे, निम्न वर्ग को कहेंगे आ जाओ चलो भैया ये तुम्हारे लिए शोषण कर रहे हैं। फिर बाद में वो ना धोखा दे देंगे कि अब तुम भी निकलो, हम तो ऊपर चाहेंगे तुम्हें ऊपर नहीं आने देंगे। तो निम्न वर्ग बस आबादी बढ़ा देंगे एक बहुत बड़ी। बोलो बोलो। मध्य वर्ग ने मध्य वर्ग हमने बात करी थी ना यहाँ पे कि तो बस 2 वजह से ही दी था। मध्य वर्ग ने फिर दोबारा से उनके प्रति फिर क्यों मतलब वो करा था, निम्न वर्ग के साथ में प्रोटेस्ट क्यों किया था? सुनो सुनो देखो, फिर से सुनो, जो मध्य वर्ग जो पनपा था ना व्यावसायिक क्रांति हुई थी, तो मध्य वर्ग एक बना नया व्यापारी वर्ग से जो मध्य वर्ग बना। मध्य वर्ग को वैसे ही दिक्कत, शुरू में ही दिक्कत थी, राजाओं से दिक्कत थी। मध्य वर्ग चाह रहा था कि भाई जो राजा पॉलिसी बना रहा है वो ठीक नहीं है, और चर्च व्यवस्था से दिक्कत थी, कुलीन वर्ग से भी दिक्कत थी। लेकिन जब जो वाणिज्यवाद आने लगा ना, तो उस टाइम क्या जो मैंने देखा लिखा था उसमें, महत्वाकांक्षी शासक भी कुछ आने लगे। वो राजा लोग भी चिढ़ रहे थे चर्च से कि भाई चर्च चाह रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर, उन्होंने कहा था कि राष्ट्र चर्च के अधीन है, हम अधीन नहीं है। तो राजा को लग रहा था, तो इन्होंने कोई मतलब एक खुल के सपोर्ट नहीं दिया इनको, लेकिन मौन सपोर्ट कि ये भी एक तरीके से लड़ रहा है इनसे और ये भी एक तरीके से लड़ रहा है। तो जहाँ हाँ बिल्कुल, और इसलिए और 2 वजह से और था कि जहाँ जहाँ प्रसार कर रहे हैं तो वहाँ पे इनको व्यापार करने का मौका मिल ही रहा है। और ये क्या है, मध्य वर्ग तो व्यापारी वर्ग था, तो ये मुनाफे पे आधारित है ना, जहाँ मुनाफा मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। निम्न वर्ग के लिए इसलिए सपोर्ट करा कि निम्न वर्ग तो बेचारा हमेशा से शोषित था, कृषि दासता ने देखी, कृषि दास बना रहा, तो उसको एक थोड़ी सी एक किरण जगी थी उस टाइम की, जैसे उन्हें लगा कि ये मध्य वर्ग हम ही में से निकला है, कुछ हमारे लोग बन के और जो थोड़े पैसे वाले हो गए, तो उन्होंने बस ऐसे लालच बहुत सारे दिए कि ठीक है आपको भी मिलेगा, हम ये आज़ादी, राजतंत्र से आज़ादी मिलाएंगे, आपको भी एक स्वतंत्र जीवन जीने का मौका मिलेगा, ठीक है, मतलब वो सब तो मिला स्वतंत्र जीवन में। लेकिन ये था कि जब बात आ रही थी जो विधानमंडल बनेगा, कि जहाँ पर नियम कानून बनेंगे, तो उस विधानमंडल में कौन कौन बैठेगा, तो उसमें वोटिंग होके आएंगे लोग, तो वोटिंग लोग आएंगे, तो जो खड़े होते हैं ना, प्रतिनिधित्व खड़े होते हैं, तो उनमें कोई भी निम्न वर्ग का ये नहीं चाह रहा था, मध्य वर्ग वाला नहीं चाह रहा है इनमें निम्न वर्ग का कोई भी खड़ा ही ना हो कि जो जीत भी जाए। तो बस इतना चाह रहे थे कि हम यहाँ बैठे, लेकिन हाँ आपको भी हम स्वतंत्रता दे देंगे थोड़ी बहुत, लेकिन ये फिर इनको दबाना, ये भी तो किसी पर रूल करना चाह रहे थे। बिल्कुल आज के टाइम में है, सब लोग, कोई भी नीचे का व्यक्ति भी चला जा सकता है, ऊपर बैठ सकता है। देखा ना अपना इस टाइम एग्जाम्पल चल रहा था, मोदी जी के बारे में ये तो सब लोग बोलते हैं कि मोदी जी कहाँ चाय बेचते थे और आज जाके सीधे प्रधानमंत्री बने, तो इसलिए अब लोकतंत्र बहुत प्रभावी हो गया। अब हम आगे सुनो, इसमें एक चाय डायग्राम ये बना लो, जो जैसे यहाँ पर लिख लो 3 राजतंत्र, मतलब राजतंत्र, दूसरा क्या लिखोगे, चर्च व्यवस्था, और तीसरा कुलीन वर्ग। मैं बोल भी रहा हूँ बार-बार ना, अच्छी से राइटिंग वगैरह ना नहीं लग रहा हो तो कुलीन वर्ग ये, और यहाँ पर कौन होगा, मध्य वर्ग, ठीक। तो एक तरीके से क्या करते थे, इनसे मांग रखते थे बहुत सारी चेंज इनकी, ठीक है, सुधार की मांग रखते थे। और इनको बल कहाँ से मिलता था, वैज्ञानिक अन्वेषण से, यानी जो वैज्ञानिक अन्वेषण हो रहे हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास जो हो रहा है, और तकनीकी विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, ये इसको सपोर्ट दे रहे थे, मध्य वर्ग को वैचारिक सपोर्ट दे रहे थे, यानी वैचारिक समर्थन दे रहे थे। अभी हट रहा हूँ मैं, तब देख लेना, अभी समझाता हूँ। यानी राजतंत्र, चर्च व्यवस्था, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग इनसे मांग रख रहा था, सुधार की मांग रख रहा था, और इसको सब वैचारिक समर्थन मिल रहा था वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से जो हो रहे थे। तो उसको पता चल रहा था कि भाई दुनियादारी में ये सब चीज़ें हैं और हमें ऐसी मांग रखनी चाहिए।
ठीक, अब इसके नीचे एक लाइन लिखो, प्रबोधन का बल निम्नलिखित बातों पर था। प्रबोधन का बल निम्नलिखित बातों पर था। निम्नलिखित पूरा लिखना, निम्नलिखित कुछ लोग निम्न लिख के छोड़ देते हैं, निम्न बातों पर था। ठीक है, निम्न अलग चीज होती। कभी का लिखा है कि निम्न बातों पर था, ऐसे लिखा है? जैसे कुछ लोग ना इसको लिख देते हैं, निम्न लिखित नहीं लिखते पूरा। निम्न का फिर मतलब हो जाएगा, जैसे वो तो उच्च कोटि, फिर निम्न कोटि। निम्न का मतलब होता है बहुत नीचे कोटि का, तो इसलिए पूरा लिखना निम्नलिखित या फिर अग्रलिखित, कुछ भी लिख सकते हैं। तो निम्नलिखित बातों पर था, नंबर 1 लिखो, मैं बोल रहा हूँ नंबर 1। तर्क ही बुद्धि का एकमात्र अमोघ आधार है। तर्क ही बुद्धि का एकमात्र आधार है। अमोघ छोड़ दो, कोई बात नहीं। तर्क ही बुद्धि का एकमात्र आधार है। तर्क ही बुद्धि का एकमात्र आधार है। दूसरा लिखो, प्रकृति के नियम एक समान है। प्रकृति के नियम एक समान है। एवं इनमें दैविक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। एवं इनमें दैविक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। दैविक हस्तक्षेप मतलब समझ रहे हो? ये चलो दूसरा पॉइंट बताता हूँ मैं भी। दैविक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, दैविक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। तर्क, ऐसे लिखो, तार्किक लिख लो, तार्किक छोटा हो जाएगा। तार्किक व्यक्ति का भविष्य उज्जवल है। हाँ, तार्किक, नेक्स्ट, तार्किक व्यक्ति का भविष्य उज्जवल है। उज्जवल लिख लोगे? तार्किक व्यक्ति का भविष्य उज्जवल है। तार्किक उज्जवल कैसे लिखा? उज्जवल कैसे लिखा? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा वाला लिखा है? तो अभी तो आपका लास्ट वाला। फिलहाल देखो, ये और ये दोनों सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा वाला भी सही, दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला गलत है। तार्किक कैसे लिखा जाएगा? दोनों ठीक है ना, दूसरे तीसरे दोनों ठीक है, तो गलत क्या, तीसरा भी सही है ना? तीसरा भी सही, अच्छा वो अलग बात, हाँ, लेकिन ये भी ठीक है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो उज्जवल, तार्किक व्यक्ति का भविष्य उज्जवल है। अगला पॉइंट लिखो, धार्मिक सरकारी, धार्मिक कॉमा सरकारी, धार्मिक कॉमा सरकारी एवं आर्थिक संस्थाएं प्राकृतिक नियमों पर आधारित होनी चाहिए। धार्मिक कॉमा सरकारी एवं आर्थिक संस्थाएं प्राकृतिक नियमों पर आधारित होनी चाहिए। संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, संस्थाएं प्राकृतिक नियमों पर आधारित होनी चाहिए। संस्थाएं प्राकृतिक नियमों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, मनुष्य के जीवन में व्यक्तिगत आनंद को अधिक महत्व,
व्यक्तिगत आनंद को मनुष्य के जीवन में व्यक्तिगत आनंद को अधिक महत्व दिया जाने लगा तथा मोक्ष और मुक्ति के आदर्शों का त्याग किया गया तथा मनुष्य के जीवन में व्यक्तिगत आनंद को अधिक महत्व दिया जाने लगा तथा मोक्ष और मुक्ति के आदर्शों को त्याग दिया गया। या फिर अगर किसी ने को की जगह का लिखा होगा, आदर्शों का त्याग, या फिर आदर्शों को, पहले मैंने का भी बोला था ना, आदर्शों को त्याग दिया गया। लिखा। अब एक बात ये समझो कि हमने क्या देखा था, अब सेकंड एक पॉइंट लिखा कि दैविक हस्तक्षेप है ना, लिखा। तो ये प्रबोधन का बल क्या था? प्रबोधन सीधे सीधे ऐसा था ना कि देवताओं को, ईश्वर को नकारता नहीं था कि मतलब ईश्वर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, आप उनके चक्कर में मत पड़ो। ठीक, जैसे हमने देखा मोक्ष और इन सबको त्याग दिया। प्रबोधन का मतलब ये नहीं कि ईश्वर को नकार रहे हैं, प्रबोधन का बस इतना मतलब है कि जैसे प्रकृति है तो प्रकृति अपने आप चलती है, अपने नियम पे चलती है, तो उसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब प्रकृति में किसी प्रकार का ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं है, तो जो सामाजिक व्यवस्था है यूरोप में या फिर राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, तो इन पर चर्च का, राजा का, कुलीन वर्ग का क्यों नियंत्रण होना चाहिए? ठीक है, ये भी अपने हिसाब से चलना चाहिए। तो इसलिए आप क्यों बन के बैठे हो, इन पे अपने आधिपत्य जमा कर बैठे हो? तो जैसे प्रकृति में कुछ नियम अपने आप प्रकृति चलती है, ईश्वर जिसे ईश्वर ने बनाई है प्रकृति, तो ईश्वर का कोई हस्तक्षेप डायरेक्ट नहीं है। जो प्रकृति अपने नियम पे चल रही है, जितना पानी बरसेगा ऐसा हवा चलेगी, जैसा होगा, जिस हिसाब से लो प्रेशर हाई प्रेशर बनेगा उस हिसाब से हवा इधर दौड़ेगी, तो प्रकृति के नियम है, वैसे चल रही है। तो ऐसे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में आप तीन का आधिपत्य क्यों बना हुआ है? ठीक है, तो अपने अपने नियमों के हिसाब चलने दो, जो ऊपर आए जो चुना जाए वो उसको बनने दो। लेकिन आपके ही बेटे के बेटे ऐसे चलते रहेंगे, हिंदी अष्टम हिंदी सप्तम ऐसे करे बने पड़े, लुई 14 में, लुई 16 में, लुई 15 में, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये बात समझना, प्रबोधन का बल मेन किस पे था कि दैविक हस्तक्षेप जैसे प्रकृति में नहीं होता है, तो ऐसे ही सामाजिक परिवर्तन में और राजनीतिक दैविक मतलब देवताओं का हस्तक्षेप। ठीक, देवताओं का हस्तक्षेप जब नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये समझो कि जो प्रबोधन है, प्रबोधन क्या कर रहा है? प्रबोधन ने बताया कि अभी कि एकमात्र सत्य क्या है? तर्क। प्रबोधन बोलता है कि तर्क और जो वैज्ञानिकता है ना, वैज्ञानिकता, तर्क और वैज्ञानिकता क्या है? ये एकमात्र सत्य है, ये बोलता है कौन? प्रबोधन। एकमात्र सत्य क्या है? कहते हैं एकमात्र सत्य यही है कि आप तार्किक हो जाओ, वैज्ञानिकता बहुत अच्छी से आ जाए, मतलब ठीक है, आप एकमात्र सत्य यही है दुनियादारी का। लेकिन अभी हम जब देखेंगे थोड़ा आगे चल के, अभी चल रहा है आधुनिक चल रहा है। तो हमने एक बात करी थी कि उत्तर की बात करी थी, कोई उत्तर और पूर्व की बात करी थी ऐसे। तो जब उत्तर आधुनिक आएगा, उत्तर आधुनिक का मतलब क्या हो गया? आधे आधुनिक गुजर जाने के बाद। ठीक, अब आधुनिक युग कोई ऐसा नहीं है कि 100 से लेके 99 तक, अगले 99 तक चला हुआ 199 तक, इसको कोई टाइम फेज होगा जहाँ से उन्हें लगा होगा कि आधुनिकता प्राप्त हो गई तो वो आधुनिकता को मानने लगे। तो एक कोई मान लिया हमने, मोटा मोटा मान लिया 0 से लेकर 100 है अगर, तो इसका 50 वाला जो 50 के बाद का फेज है वो पोस्ट कहलाएगा, यानी उत्तर कहलाएगा। ठीक, तो उत्तर आधुनिक में देखेंगे, उत्तर आधुनिक युग में देखेंगे कि इसको चोट पहुंचेगी एक तरीके, इनके जो खंडन करा जाएगा इस बात का कि आप कह रहे हो कि तर्क और वैज्ञानिकता ही पाने से एकमात्र सत्य हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आगे चलते क्या होगा कि आप कह रहे हो मतलब वैज्ञानिकता पे ज़्यादा जोर दो, तार्किकता पे ज़्यादा जोर दो, फिर इन्हीं की वजह से जोर दे दे के विश्व युद्ध हो गया एक। आप विज्ञान की बहुत कर रहे हो, आपने बहुत अच्छी अच्छी मिसाइल्स बनाई, बहुत अच्छे अच्छे टैंकर बनाए, बहुत अच्छे अच्छे परमाणु बम बनाए, सब कुछ बनाए, और तार्किक हो गया, सब कुछ करा, उसी से विश्व युद्ध छिड़ा। आपने इतनी वैज्ञानिकता लाई, फैक्ट्रियाँ लाई, सब कुछ करा, पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया हमारे सामने। आज हम देख रहे हैं कि देखो ग्लोबल वार्मिंग ये सब कुछ गुजर रहा है ना, पर्यावरण वगैरह ज़्यादा वैज्ञानिक होने की वजह से हुआ है सब कुछ करने। हालांकि वैज्ञानिकता बहुत अच्छी है किसी किसी फील्ड में, लेकिन देखो हम देखेंगे विश्व युद्ध क्यों? अगर हमने परमाणु बम, अगर ऐसे कोई बम नहीं बनाए होती, इतनी बड़ी मिसाइल्स नहीं बनाई होती, ठीक है, तो ये विश्व युद्ध खाली लाठियों वगैरह से तो होता, उससे ज़्यादा चोट तो उस हिसाब से तो नहीं पहुँचती जिस हिसाब से एक बम गिरा के कितने लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये सब वैज्ञानिकता की वजह से हुआ है, तार्किकता की वजह से हुआ है कि अगर ध्यान चेतना जो पहले के लोग बल देते थे उस पर ध्यान चेतना भी बल दो, आँख बंद करके ध्यान करो तो कम चीज़ें होती। ठीक, ये चीज़ बात थी। तो इसीलिए चोट पहुंचाई उत्तर आधुनिक में कि रूसो जैसे और दार्शनिक आए कि उन्होंने कहा नहीं, एकमात्र सत्य ये नहीं है,
ठीक, तो उन्होंने फिर उनसे पूछा गया है क्या, तो उन्होंने बोला ना तो कोई एकमात्र सत्य है और ना तो उसका पहुंचने का कोई एकमात्र रास्ता है। हालांकि ये क्या कहते थे कि तर्क और वैज्ञानिकता, यानी तार्किकता और वैज्ञानिकता ही ये एक मार्ग है, रास्ता है सत्य तक पहुंचने का। ठीक है, और बोलती भी थी ये एकमात्र सत्य भी है। लेकिन वो जब आगे उत्तर आधुनिकता में इन बातों का बहुत खंडन हुआ कि भाई ये विश्व पर्यावरण संकट जैसे ऐसे बहुत चीज़ें हैं, बीमारियाँ बहुत सारी पनपी, तो इस वजह से लोगों ने बोला कि ना तो कोई एकमात्र सत्य है और ना कोई उसके पहुंचने तक का एक मार्ग है। ठीक है, ना तो एकमात्र सत्य कोई है और ना ही रास्ता है कोई एक। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? बस समझने के लिए तो समझना है, लिखने के लिए कभी लिख लेना अपने, बाद में कभी जब रिवाइज करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि बस एकमात्र सत्य अब कुछ नहीं बचा और है भी नहीं, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। ठीक, सब कुछ रिलेटिव है। ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे सफलता है, उसकी कोई निश्चित कोई परिभाषा नहीं है। कोई व्यक्ति किसी के हिसाब से सफल है, जैसे निम्न वर्ग को लग रहा होगा कि मध्य वर्ग अच्छे कहाँ से सफल है, निम्न वर्ग है यहाँ पे, उसको लग रहा होगा कि मध्य वर्ग ठीक है, उनकी लाइफ अच्छी कट रही है। मध्य वर्ग को लग रहा होगा कि ये कुलीन वर्ग बहुत सफल है, कुलीन वर्ग को लग रहा है राजा बहुत सफल है, राजा को कभी को लगता हो कि चर्च बहुत सफल है, कि चर्च को एक पोप बैठा कुछ भी बोल देता है, सब लोग उसकी बात मानते हैं। तो सफलता की परिभाषा स्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। तो ऐसे ही एकमात्र ऐसे कोई परिभाषा सफलता की नहीं बनी, ऐसे ही बताना चाह रहे हैं कि एकमात्र कोई सत्य भी नहीं है और ना ही एकमात्र कोई रास्ता है उसके तक पहुँचने का। ठीक, आगे क्योंकि हम खंडन करेंगे इस बात का, सब होता रहेगा धीरे धीरे खंडन। ये बात समझ में आई? तो अब एक हेडिंग डालो, प्रबोधन का हमने बल देख लिया, निश्चित बातों पे हो गया। ठीक है, अब देखो प्रबोधन का हेडिंग लिखो, प्रबोधन का राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक दर्शन। प्रबोधन का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दर्शन। दैविक हस्तक्षेप समझ गए ना, प्रकृति के नियम में ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसी प्रकार से यूरोप के सामाजिक है, उसमें सामाजिकता में किसी भी प्रकार का राजतंत्र का, कुलीन वर्ग का, चर्च व्यवस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये प्रबोधन का बल था। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये 3 दर्शन। जो भी पहले लिखा हो राजनीतिक लिखा होगा, उसके बाद आर्थिक लिखा होगा, फिर सामाजिक दर्शन। ठीक है, ठीक है। अब सामाजिक राजनीतिक दर्शन हेडिंग डालो इसके अंदर। दर्शन मतलब एक तरीके से उनकी विचारधाराएं कि राजनीतिक तौर पर प्रबोधन कैसा था, दार्शनिक दर्शन, आर्थिक तौर पर दर्शन कैसा था, सामाजिक तौर पर इनका प्रबोधन का दर्शन कैसा था, दृष्टिकोण, दर्शन, विचारधारा। पहले ही डालो राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक दर्शन। बात अभी एक ही है, दृष्टिकोण भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखना है मुझे कुछ लिखना है, मतलब मैं बोल रहा हूँ लिखो। राजनीतिक विचारधारा लिखा है आपने, हेडिंग डाली है, राजनीतिक दर्शन हेडिंग डाली। ठीक, यानी लिखो इसमें मध्य वर्ग राजतंत्र को अस्वीकार करता, मध्य वर्ग राजतंत्र को अस्वीकार, राजतंत्र को अस्वीकार, यानी राजतंत्र अस्वीकार, उसे राजतंत्र नहीं चाहिए। ठीक है, तथा सीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र पर बल, सीमित हो गया, सीमित राजतंत्र पर बल, सीमित राजतंत्र पर बल। ठीक, तथा फिर लगा तथा संवैधानिक राजतंत्र पर बल, संवैधानिक राजतंत्र पर बल, संवैधानिक राजतंत्र पर बल। ठीक है, आवाज आएगी इसकी। अगला लाइन में ये पॉइंट वाइज लिख रहे हो और लाइन में लिख रहे हो तो विराम लगा के लिखो। निर्वाचित विधानमंडल, हाँ, निर्वाचित विधानमंडल की सहायता से शासन, निर्वाचित विधानमंडल की सहायता से शासन।
निर्वाचित विधानमंडल की सहायता से शासन, पूरा लिखूँ? शासन ऐसे लिखा जाएगा, सलजम वाला सा, आका डंडा, सपेरा वाला सा, ना से नानी। ठीक, ठीक है। अब लिखो आगे। इसके विपरीत, मतलब अगली लाइन से लिखना। अब इसके विपरीत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बजाय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बजाय सीमित मताधिकार पर बल, सीमित मताधिकार पर बल, सीमित मताधिकार पर बल, सार्वभौमिक मताधिकार के बजाय सीमित मताधिकार पर बल। ठीक, अगले लिखो। आर्थिक दर्शन आर्थिक में ये बस एक पॉइंट ऐसे लिख लो, मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल, मुक्त अर्थव्यवस्था, इसको मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल, इसको इंग्लिश में लिखते हैं लेसेज फेयर, FAI। मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल, मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल, तो इतना लिख लो इसमें। ये एक ना जो फ्रेंच वर्ड है, लेजे फेयर बोलते हैं, लेजे फेयर। ठीक, एडम स्मिथ नाम के एक व्यक्ति थे, एडम स्मिथ। ठीक, उन्होंने ये टर्म दी मुक्त अर्थव्यवस्था। उन्होंने क्या कहा कि आर्थिक तौर पर जो बाजार है उसको क्या बिल्कुल फ्री छोड़ दो, अपने आप क्या होगा, इसको बस समझ लो मुक्त अर्थव्यवस्था क्या है तब। यानी कि जो लेजे फेयर इसको बोलते हैं, लेजे फेयर, ये फ्रेंच का वर्ड है, फ्रेंच ऐसे बोलना आ जाएगी। एडम स्मिथ व्यक्ति थे। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि देखो, एक तो पूंजीपति होगा जिसकी फैक्ट्री होगी, ठीक है, और एक यहाँ पे होगा मजदूर वर्ग या श्रमिक होगा, ठीक, और एक क्या होगा, उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो खरीदेगा सामान आपका। ठीक, यानी कि इसको पूंजीपति को उत्पादक भी बोल सकते हैं, उत्पादक, ये उत्पाद करेगा, प्रोडक्ट करे ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पूंजीपति, मजदूर और उपभोक्ता, यानी कि बाजार में इनके बीच में आपस में सामंजस्य होता है। अगर बाजार में 3 लोग तो होंगे, एक बनाने वाला होगा और मजदूर उसके नीचे काम करेंगे अंडर में, और उसको उपभोक्ता यानी कंज्यूमर उसको खरीदेगा जाके, तो इनके बीच में आपस में सामंजस्य है। किसी प्रकार का हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बाजार में, ये अपने आप ही चलेगा, अपने आप चलेगा। मतलब ये मुक्त वाला फ्री छोड़ दो, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अच्छी बात है। एडम स्मिथ ऐसा बोल रहे थे कि इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर देखो पूंजीपति क्या करेगा कि इसकी वस्तु जो बनेगी उसकी कीमत ज़्यादा कर देगा, बहुत महंगी कर देगा, तो उपभोक्ता खरीदेगा ही नहीं। तो और इसका मतलब कि इसको उपभोक्ता को बेचना है तो थोड़ी उपभोक्ता के हिसाब से कीमत डाउन करेगा। फिर क्या है, उपभोक्ता अगर बहुत ही सस्ती खरीदना चाहेगा, एक कीमत से नीचे ही खरीदना चाहेगा, तो फिर इसको बेचेगा भी नहीं कि भाई इससे लागत ही जब नहीं मेरी आ रही तो मैं इससे नीचे नहीं बेचूंगा। तो यानी कि मतलब क्या है, इन दोनों में एक सामंजस्य बन जाएगा। ठीक है, चलो इतने में आप बेच दो, इतने में आपका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और हमें भी थोड़ा सा, मतलब जो हमें बहुत महंगा नहीं खरीदना पड़ेगा कल को। तो ये बात इन दोनों के बीच में हो गई। फिर पूंजीपति मजदूर को देखो, ये पूंजीपति क्या है, इसको पैसे देगा, मतलब काम करेंगे तो पूंजीपति क्या करेगा, कम, बहुत कम पैसे देगा इनको, मजदूर को उनका पारिश्रमिक बहुत कम देगा, तो मजदूर भी काम करने से मना कर देंगे कि हम काम नहीं करेंगे आपके यहाँ। और मजदूर क्या करेंगे, अगर मजदूर बहुत ज़्यादा पैसा मांगेंगे कि भाई नहीं हमें एक दिन की दिहाड़ी इतनी दो, तो इनको रोजगार ही नहीं देगा कि हम आपको नहीं रखेंगे, किसी और को रख लेंगे। तो
तो इसका मतलब इन दोनों के बीच एक सामंजस्य बना रहेगा कि आपको इतने पैसे देंगे, आपको काम करना है। तो इन्होंने यही कहा एडम स्मिथ ने कि भैया फ्री छोड़ दो अपने आप, ये अपने आप आपस में सेट हो जाएंगे, आपको कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं है कि मजदूर को इतने रुपए देने पड़ेंगे आपको, या और इससे ज़्यादा रुपए नहीं दे पाओगे, इससे कम भी रुपए नहीं देने, 50 रुपये फिक्स हो गए, 50 से ज़्यादा ही मत देना, 50 से कम भी मत देना। या फिर उपभोक्ता को कोई वस्तु सब निर्धारित कर दी कि कुछ भी बनाओगे, मार्कर बनाओगे तो इतने रुपये का बेचोगे, किताब बनाओगे इतने रुपये की बेचोगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जिसके हिसाब से पूंजीपति और या उत्पादक या उपभोक्ता के बीच में जो सेटिंग हो जाएगी उसके हिसाब से वो बिकेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये ने क्या, मुक्त अर्थव्यवस्था छोड़ दो, ये 3 बात समझ में आई। ऐसे करके मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब ये कि बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें हालांकि बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था, इसके ऊपर बहुत बड़ा करके बहुत विस्तार से पढ़ा जा सकता है, बट इतना ही समझना है हमें। आर्थिक तौर पर क्या मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल दिया जा रहा था प्रबोधन के द्वारा। एडम स्मिथ नाम के उस टाइम दार्शनिक चल रहे थे ये, तो उन्होंने विचार रखा, तो उन लोगों को विचार अच्छा लगा, कुछ लोगों ने समर्थन भी किया कि विचार आपका अच्छा है, लेकिन हम आगे देखेंगे इसको चोट पहुंचेगी कि भाई फ्री तो नहीं रखना पड़ेगा आपको, फ्री रख दोगे तो बाजार में बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कभी बहुत सारे बहुत गिरावटें आ जाएंगी, तो कोई कंट्रोल करने के लिए बीच में होना चाहिए, फिर हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पे लोगों को अच्छा लग रहा था विचार कि ठीक कह रहे भैया, आप जो 3 बातें आपने बताई इनको आपने जो सामंजस्य है, लेकिन आगे इसको चोट पहुंचेगी क्योंकि भाई धक्का लगे, ऐसे चलेगा नहीं बाजार, ऐसे इकोनॉमी चली ठप्प हो जाएगी, पूरे देश की इकोनॉमी बंद हो जाएगा रात रात में पूरा देश। तो ये आगे देखेंगे आर्थिक मंदी आएगी, तो मुक्त अर्थव्यवस्था पर आ गया। एडम स्मिथ नाम ध्यान रखना, एडम स्मिथ नाम के दार्शनिक थे, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन आगे चोट पहुंचेगी इन्हीं के जो सिद्धांत दिया है। लेजे फेयर इसको फ्रांस में बोलते हैं, कभी कभी ऐसा भी लिखने मिल जाता है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है लेजे फेयर। फिर लिखेंगे हम क्या, सामाजिक, सामाजिक ठीक, इसमें लिख लो व्यक्तिवाद और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल, व्यक्तिवाद और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भी समझो, चाहे 2 लाइनें बाद में छोड़ देना लिखने के लिए। इसका मतलब ये समझो, व्यक्तिवाद और व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि प्रबोधन आया तो उन्होंने व्यक्तिवाद पे थोड़ा, मतलब मानव को जब हम पीछे पढ़ के पुनर्जागरण ने क्या कहा था कि ही लौकिक पे जोर दो, पारलौकिक पे जोर मत दो, पढ़ा था हमने। और जो मानव है उस पर भी बल दो, मानव पे ध्यान दो, मतलब ईश्वर के समानांतर मानव पर भी ध्यान दो, ईश्वर पे पूरा ध्यान मत दो, मानव के भी कुछ सुख दुख के निजी सुख दुख पे हमने देखा ना। फिर आत्मकथाएं हमने देखी, आत्मकथाएं लिखी जाने लगी, पुनर्जागरण पढ़ा, प्रबोधन और आगे बढ़ के आ गया। प्रबोधन और व्यक्तिगत व्यक्ति की स्वतंत्रता पर और बल देने लगा। प्रबोधन ये कह रहा है कि जो कैदी वगैरह हैं, जो कैदी हैं आपके, उनसे भी आप नरम व्यवहार करो, यानी कि जो दंड संहिता है, दंड संहिता, दंड संहिता मतलब जिसमें लिखा हुआ है कि इस कृत्य का सजा ऐसी होगी, जो है ना अपने पीनल कोड इंडिया में आईपीसी बोलते हैं, तो उसमें मतलब ऐसे लिखा था आपने अगर ये कुछ जुर्म किया तो इसकी सजा ऐसी वैसी है। तो किसी को कठोर सजाएं थी पहले, तो उनके बहुत मृत्युदंड तक सीधे दिए जाते थे। तो बता रहे हैं कि जो प्रबोधन ने क्या करा, दंड संहिता में परिवर्तन करवाया बहुत हद तक कि भाई अब कैदियों से आप नरम व्यवहार करो, ठीक उनसे। और दास प्रथा जो थी चली आ रही थी, दास प्रथा का हटाया गया कि भाई दास प्रथा ऐसी जैसे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता पर बल दिया जाना चाहिए, उसको भी स्वतंत्र जीवन दिया जाना चाहिए। वो अपनी मजदूरी करेगा, पैसे कमाएगा, आपको अगर कुछ अलग बात है उस कर्जा वगैरह है तो वो पैसे निपटाएगा, लेकिन आप उसे स्वतंत्र ट्रीट करेंगे, ना कि दास बना के रखेंगे उसके और उसके बच्चों को। ऐसे करके होता है ना, ऐसे बोला जाता है कि जो दास है तो उसका बच्चा भी उसके घर ही नौकर बनेगा, दास ही बनेगा, ऐसे करके बात थी। तो इन्होंने प्रबोधन में उस सब पे जोर दिया था, कैदियों से भी नरम व्यवहार करो, ऐसे व्यवहार मत करो कि बहुत ही क्रूरता से व्यवहार करो। हमने पीछे सब देखा ही था किस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे, हमने देखा था अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग इनकी स्थिति भी थी। तो अफ्रीका में बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते थे, दासों को ठूस ठूस के भर के ले जाते थे, और वहाँ अमेरिका में सब निकलवाते थे खदान में से। तो ये सब समझे, राजनीतिक आर्थिक ये विचारधारा समझे इनकी। और इसमें लिखो अब कि प्रबोधन काल के चिंतक, प्रबोधन काल के चिंतक, ठीक है। जैसे एक नाम लिखो मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, ऐसे पॉइंट बना के लिखना है, उनके आगे लिखना है मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा। मॉन्टेस्क्यू, ठीक, डैश मार के मॉन्टेस्क्यू को डैश मार के लिखो। शक्ति का पृथक्करण, बस शक्ति का, मॉन्टेस्क्यू
शक्ति का पृथक्करण, पृथक्करण लिख लोगे, सेपरेशन ऑफ पावर। ये वो लगा लेना मॉन्टेस्क्यू में, चंद्र अलका चंद्र बिंदु को चंद्र बना देना मॉन्टेस्क्यू में। दिदरो नाम से एक दार्शनिक हुए, सेकंड लिखो। पहले शक्ति का पृथक्करण समझे, उन्होंने कहा शक्ति का पृथक्करण हम पॉलिटी में बहुत अच्छे से समझेंगे। शक्ति का पृथक्करण का भी मोटा मोटा मतलब समझ लो, पृथक्करण, आधा का पूरा का और ऋण, ठीक। पृथक्करण का मतलब, शक्ति का पृथक्करण का मतलब क्या होता है, जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, जो हमने कल बात करी थी, ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए इनकी शक्तियाँ। विधायिका जो कानून बनाएगा, जो कानून लागू करेगा, और अगर कानून में कोई गड़बड़ है तो कानून की जांच परख कौन करेगा, न्यायपालिका। ये तीनों शक्ति का पृथक्करण अलग अलग होने चाहिए। शक्ति का पृथक्करण, ठीक लिखा। सेकंड वाले इस मॉन्टेस्क्यू ने अवधारणा दी थी शक्ति के पृथक्करण की, और शक्ति के पृथक्करण का मतलब क्या है, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, वो तीनों उनकी शक्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए और एक दूसरे पे संतुलन करेंगे। ऐसा नहीं कोई एक के ऊपर है कोई नीचे है, बराबर बराबर है। दूसरा लिखा आपने दिद्रोह, ठीक है। इस दिद्रोह, इसके डैश लगा लिखो, विश्वकोश की रचना। विश्वकोश की, इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं विश्वकोश को, इंसाइक्लोपीडिया ब्रैकेट में लिख लेना। विश्वकोश रचना मतलब इन्होंने विश्वकोश बनाना शुरू किया। विश्वकोश, कहीं पे कोश को ये मिला षटकोण वाला सा मिलेगा, कहीं पे विश्वकोश में सलजम वाला मिलेगा, षटकोण वाला बना लो। और इसको क्या बोलेंगे, इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया का नाम तो सुना होगा, ठीक है। विश्वकोश की रचना तथा राजतंत्र की निरंकुशता और अंधविश्वास पर गहरी चोट, तथा राजतंत्र की निरंकुशता, जो राजा के ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था, कोई कंट्रोल करने वाला, निरंकुशता और अंधविश्वास पर गहरी चोट, दिद्रोह। जॉन लॉक लिखो, जॉन लॉक, जॉन लॉक, जॉन लॉक अगले, ठीक है। अगले क्या लिखो, जॉन लॉक। जॉन लॉक के डैश के अंदर लिखो, जॉन लॉक के अंदर सीमित राजतंत्र, इन्होंने सीमित राजतंत्र की मांग करी। जॉन लॉक के डैश के बाद लिखोगे सीमित राजतंत्र। फिर अगला लिखो क्वेसेन व एडम स्मिथ। क्वेसेन, जैसे पहले चिंतक कौन लिखे थे आपने, मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद दिद्रोह, फिर लिखा आपने जॉन लॉक तीसरे। जॉन लॉक ने क्या कहा, सीमित राजतंत्र की बात कही, ठीक है। अब चौथे लिखो, उसके आगे वाला लिखो क्वेसेन व एडम स्मिथ। इन दोनों ने एक ही लगभग मिलजुल के बात करी, वो क्या, डैश लिखा के लिख लेना, मुक्त अर्थव्यवस्था। ये अगर सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू जैसे लिखे, पहले उसके अगले दिद्रोह, फिर जॉन लॉक, फिर अगले वाले में लिखोगे क्वेसेन व, ये दो लोग हैं, क्वेसेन व एडम स्मिथ, इन्होंने एक ही मिल के बात करी थी, मुक्त अर्थव्यवस्था, ठीक। मुक्त अर्थव्यवस्था समझ में आ गई थी आपको कि भाई ये लोग, एक इनविजिबल हैंड होगा, अदृश्य हाथ होगा जो बाजार को चलाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, मांग और पूर्ति पे बाजार चलेगा। जैसी मांग होगी, जिस चीज़ की मांग होगी वो वस्तु बनाई जाएगी, और जिस चीज़ की मांग नहीं होगी वो वस्तु नहीं बनाई जाएगी। ये अदृश्य चल रही थी एक चीज़ बात, ठीक है। अगला नाम लिखो, एडम स्मिथ का ये लिख लिया ना, एडम स्मिथ, और ये वोल्टेयर, 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 ताकि अगर टा भी मिल जाए कई बार, वोल्टेयर भी कुछ लिख लीजिए, वोल्टेयर, तेयर, वोल्टेयर, ठीक। वोल्टेयर ने भी यही कहा, सीमित
राजतंत्र, इन्होंने भी इस पर बल दिया। और राजतंत्र की निरंकुशता पर चोट, राजतंत्र की निरंकुशता पर चोट। की निरंकुशता पर चोट। ये बात समझ में आई। अब हमने एक चीज़ देखी थी यहाँ पर, ये मुक्त अर्थव्यवस्था समझ रहे हो ना। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब कोई अपने आप चलेगी, बाजार को आपको हैंडल नहीं करना पड़ेगा बीच में कुछ भी। डिद्रो ये विश्वकोश हो गया, वोल्टेयर हो गया। अब एक हेडिंग डालो अगली। हालांकि चलो इसी में पहले एक दार्शनिक रूसो, उनके बारे में भी लिख लो। रूसो इन सबसे अलग थे। अब ना अलग से लिखना कि इनके विपरीत एक चिंतक, इनके विपरीत, इसके लिखो अगली लाइन में हेडिंग लिखो, इनके विपरीत प्रबोधन के काल में ही एक चिंतक, प्रबोधन के काल में ही एक चिंतक रूसो, पूरा नाम इनका जीन जैक्विस रूसो, खाली रूसो याद कर लो ना। प्रबोधन के काल में ही रूसो, एक चिंतक रूसो हुए जो उपरोक्त चिंतकों से पृथक विचारधारा रखते थे, जो उपरोक्त चिंतकों से पृथक विचारधारा रखते थे। पृथक कैसे लिखेंगे पता है? जैसे पृथक्करण लिखा तो इसमें ये लगा दो पृथक, ऐसे लिख लेंगे, या पृथक कैसे लिखेंगे? जैसे लिख लो, फिलहाल नीचे आ रही है, ठीक है। पृथक का मतलब अलग। पृथक विचारधारा बोला ना, पृथक विचारधारा थी। प्रबोधन के काल में ही एक चिंतक रूसो हुए जो उपरोक्त विचारकों से, या जो जिनको उपरोक्त विचारधाराओं से अलग विचारधारा थी, ठीक है। मतलब ये प्रबोधन के काल में, बाकी सब जो आपने पढ़े मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक, ये सब पढ़े ना, डिद्रो, ये क्या है? इन्होंने जो विचारधारा रख रहे थे ये प्रबोधन के बिल्कुल विरुद्ध चल रहा है। रूसो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता रहे हो। इनका लिखो, ये लिखा, इसमें पहला पॉइंट लिखूंगे हम रूसो के बारे। रूसो क्या कहते थे, ठीक है। रूसो का बल किस पे था? रूसो का बल, आप लोगों एक लाइन को, रूसो का बल निम्नलिखित बातों पर था। रूसो का बल निम्नलिखित बातों पर था। रूसो का बल निम्नलिखित बातों पर था। पहला लिखो उसके अंदर। ठीक। तर्कवाद और वैज्ञानिकता, तर्कवाद और वैज्ञानिकता के बजाय, तर्कवाद और वैज्ञानिकता के बजाय भावावेश पर बल, भावावेश पर बल, ठीक है। भावावेश का मतलब है भाव आवेश, मतलब इसको हम तोड़ के लिखेंगे, संधि करेंगे, इसकी संधि अलग करेंगे इसको, तो भाव प्लस आवेश, तो जोड़ के लिख दिया भावावेश। का मतलब क्या हुआ? जो भाव है, हमारे इमोशन है, भावनाएं हैं, वो आवेश बहुत तेजी से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं आवेश उनका बहुत तेज है। भाव प्लस आवेश, भावावेश, इमोशंस, ठीक। तो यानी कि क्या लिखा? तर्कवाद और वैज्ञानिकता के बजाय भावावेश पर बल। पहले इन्होंने कहा कि आप तर्कवाद और उसके चक्कर में मत पड़ो, ये आगे दिक्कत ही पहुंचाएंगे। हमने देखा भी, हम देखा विश्व युद्ध हमने पढ़ा, विश्व युद्ध हो गया, पर्यावरण संकट हो गया, तो रूसो एक ऐसे दार्शनिक हुआ कि उनकी बात आज सख्त हो रही है और ये कह रहे थे कि भावावेश पर बल। दूसरा लिखो प्रकृति की ओर लौटो, इनका नारा था, मतलब प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। हाँ, खाली प्रकृति की ओर लौटो लिखो, तो कल ऐसे देखो, प्रकृति इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, प्रकृति की ओर लौटो। इससे ध्यान आ जाएगा कि नारा ही है एक तरीके से, जैसे वो कहते थे वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो प्रकृति की ओर लौटो, लौटो, लौटो,
प्रकृति की ओर लौटो। ठीक, यानी कि वो कह रहे हैं कि प्रकृति से ही सब कुछ सीखो। आप ये वैज्ञानिक पहले जो उन्होंने कहा कि ना, पहले बात कर रहा था पुनर्जागरण, ये तो कर रहा था कि आप प्रकृति को देखो, पर्यवेक्षण करो उसका, उसके बाद ही आपको सत्य की पता चलेगा। तो उन्होंने यही कहा कि आप तो पहले कर रहे थे वही सही है, तर्क और वैज्ञानिकता को छोड़ो। ये रूसो इन सबसे अलग चल रहे थे, तो रूसो को उस टाइम इन्हीं लोगों ने, यह बोला जाता है बाद में कदर होती है, अब देखो रूसो की बहुत कदर हो रही है। उस टाइम इसी के समाज ने रूसो को पत्थर मार मार के मार डाला। ठीक है, ऐसे करके मार डाला, इनको रूसो को जीने नहीं दिया, क्योंकि ये इतने सारे चिंतक हो गए, बोले हम क्या पागल हैं, ऐसी तो बात होती है। हम एक होता है कि सामान्य व्यक्ति को बोले, इन लोगों के नाम हो गए थे, एडम स्मिथ, क्वेश्चन, जॉन लॉन्ग, इनके बहुत बहुत बड़े नाम हो गए थे। ये कुछ बात कहते तो समाज पर असर पड़ता था। अब इतने सारे लोग एक तरफ, रूसो व्यक्ति है एक तरफ। ठीक, तो उन्होंने कहा आप जो वैज्ञानिक तर्क बोले, अभी नया नहीं वैज्ञानिकता आई है, और उनको अच्छा मजा आने लगा। हमने देखा कि जो हमने देखा ना 3 लिखे थे वो भोक्ता और ये सब, आगे बहुत बुरी तरीके धराशायी हो जाएंगे। इनकी मुक्त अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी तरीके की धराशायी नीति हो जाएगी। लेकिन वो आगे तक, तब तक तो भविष्य नहीं दिख रहा था, अब तो हमें पीछे का पता है, वो सब हमारे लिए इतिहास है। तो ये बहुत बुरी तरीके, लेकिन ऐसे जैसे लोग जो थे रूसो जैसे लोग, ये आगे तक का भी शायद सोच पा रहे होंगे, या उनकी जो भी विचारधारा थी अलग थी, ये कुछ पक्का नहीं था। लेकिन उनकी विचारधारा आज उनको बहुत अच्छा सम्मान दिया जाता है रूसो को यूरोप में। लेकिन तब के तौर के लोगों ने पत्थर उत्थर मारे थे, ये होते हैं, कदर नहीं करी जाती उस टाइम के। तो भावावेश पर बल दिया उन्होंने, प्रकृति करो, जो आपके भाव अंदर इमोशन आ रहे उस पर ज़्यादा गौर करो, ना कि तर्क वैज्ञानिकता पर गौर करो, वो आपको नुकसान ही पहुँचाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, दूसरा लिखो, आपने दूसरा लिखा ना, अभी पहले लिखा, जो भी लिखा अगला पॉइंट लिखो। रूसो को स्वच्छंदतावाद, रूसो को स्वच्छंदतावाद लिख लोगे, स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद, स्वच्छ लिखा, उसको बिंदी लगाई, छंदतावाद। इंग्लिश में लिखो रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म। हाँ बस ये वर्ड अच्छा है ना, ये वर्ड अच्छा लग के लगा मत लेना, अच्छा इसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, रोमांटिसिज्म। रूसो के, हाँ बुक के नाम की बता देंगे, चलो याद कर लेना, बहुत ज़रूरी था आए, बुक के नाम बिल्कुल बताते हैं। ये बुक में लिख के कई बार कुछ कुछ लिख देते बुक, और जैसे रूसो की बहुत सारी बुक्स ऐसी नहीं है, इनके बाद में जो इनके शिष्य हुए, ठीक, इन लोगों ने ज़्यादा उनके लिखे। एडम स्मिथ वगैरह इनकी बुक वगैरह हैं, सही बात है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक है, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन, लिखना चाहो लिख लो, वेल्थ ऑफ नेशन। अभी जैसे जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, अभी अभी आएगा यूरोप, हम पढ़ेंगे आगे आगे, सब हमें मुक्त अर्थव्यवस्था हमारे फिर से टक्कर में आएगी। अभी पढ़ेंगे एडम स्मिथ पढ़ेंगे, अभी कार्ल मार्क्स आएगा, मुक्त अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स अपना रखेगा। तो इनसे मुक्त अर्थव्यवस्था इसलिए मैंने इतना लिखा छोड़ा कि अभी आगे हम आएंगे, मुक्त अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें। जब अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके, अगर अभी इतना जब माथा पच्ची कर देंगे तो अभी राजतंत्र वगैरह सब भूल जाओगे। अभी जितना जरूरी है वेल्थ ऑफ नेशन लिखो, वेल्थ ऑफ नेशन। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो उसकी स्पेलिंग होगी वेल्थ ऑफ नेशन, TH पास में लिखो, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक, ये इनकी बुक का नाम था एडम स्मिथ की। उन्होंने इसमें इस बुक में बोला था कि मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, अगर बुक पढ़नी है तो पढ़ लो। ठीक, और एक स्पिरिट नाम के लिखो, मैन ऑफ स्पिरिट बुक थी, उन्होंने उसमें बोला था, व्यक्तिवाद पर बल दिया था। तो बुक्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है, पढ़ना चाहो तो। लेकिन हाँ आगे जब हम पढ़ेंगे तब बुक के नाम भी एक तरह लिखेंगे, तब अलग अलग बुक के नाम एक साथ लिखेंगे सीरीज में, तो अच्छा याद हो जाएगा। अभी खाली हमें मोटा मोटा ध्यान के रखना है अर्थव्यवस्था में प्रबोधन काल में क्या हो रहा था कि मुक्त अर्थव्यवस्था, इतना ध्यान रखना। और मुक्त अर्थव्यवस्था जो हमने समझा दी 3 वो ध्यान रखो। आगे आएंगे सब टकराएंगे फिर से, बच के नहीं, क्योंकि जब ये धराशायी, हम जब बोल रहे हैं कि आगे धराशायी होगा तो इसको पढ़ना तो फिर से पड़ेगा कि धराशायी होने वाला कौन आया जो इसको धराशायी कर रहा है, तो वो भी हम पढ़ेंगे तब बहुत क्लियर होगा। अगर अभी पढ़ के चले जाएंगे तो अभी इनसे उलझ जाओगे, क्योंकि इसमें अगर मैं घुसा अंदर तो बड़ा टॉपिक है। मैंने बोला ना कि मुक्त अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा टॉपिक, इसमें घुसे तो आपको वही अर्थव्यवस्था के टॉपिक समझने। अब हम अर्थव्यवस्था के बैकग्राउंड समझेंगे थोड़ी सी, कि उत्पादक क्या होता है, मटेरियल फैक्टर क्या होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, श्रमिक क्या होती है, पूंजी क्या होती है, पूंजीपति क्या होते हैं। जब हम पढ़ते पढ़ते चलेंगे तब हम इस पर आएंगे, तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तब बुक्स के भी नाम पर पढ़ेंगे आराम से। कभी का बुक पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है बात है आपकी, लेकिन आगे आएगा, चिंता तो बच के कुछ नहीं जाएगा। लिखना चाहो एक बुक और लिखो, स्पिरिट ऑफ लॉ लिखो, स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू की बुक, जो मॉन्टेस्क्यू लिखा उन्होंने अपनी बुक में बात करती है स्पिरिट ऑफ लॉ, कहीं कोने में लिख लो आप लोग, स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, इस बुक में। और एक बुक का नाम क्या था, वो वेल्थ ऑफ नेशन, ये मॉन्टेस्क्यू की है, ठीक है ध्यान रखना, मॉन्टेस्क्यू।
ये हाँ लिखना चाहो, ये बुक के नाम है उनकी, और वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, एडम स्मिथ, ठीक। तो हमने लिखा था, रूसो में लिखा था कि रूसो को स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का जनक कहा जाता है। स्वच्छंदतावाद को समझेंगे क्या है स्वच्छंदतावाद का जनक। देखो स्वच्छंदवादी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, रोमांटिसिज्म, अब हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद में इच्छा समझ में आ जाएगी। इससे अपने आप अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि यहीं से परिभाषा बहुत अच्छे क्लियर होगा। आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये सब कुछ, स्वच्छंदतावाद है वर्ड भी आएगा, स्वच्छंद व्यक्ति क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, स्वच्छंद रचनाएं भी होती हैं। जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे, सुनो इधर, लिटरेचर जब पढ़ेंगे तो लिटरेचर में स्वच्छंद रचनाएं भी होती हैं कुछ, ठीक है। तो हम वो स्वच्छंद रचनाएं देखेंगे। जो साहित्यकार व्यक्ति होते हैं वो कुछ स्वच्छंद रचनाएं करते हैं। मतलब क्या ये हुआ कि जिस काल में, चले एक काल विशेष चल रहा है, ठीक, इस काल में मानदंड हैं कुछ बने हुए, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि भाई वैज्ञानिक तौर पे ये होगा, सामाजिक तौर पे ये होगा, राजनीतिक तौर पे ये होगा, ठीक है, और आर्थिक तौर पे ये होगा। ये बात समझ में आ रही है। म्यूजिक के तौर पे संगीत में क्लासिकल है और ये संगीत है, चित्रकला, इन सब पे एक मानदंड बने हुए कि चित्रकला आजकल हो रही तो ऐसी हो रही वैसी हो रही है, ठीक है, कि मतलब बहुत अच्छी, जैसे अब पहले की चित्रकला देखोगे और अब देखोगे लोग इतने अच्छे से बना देते कि पत्थर से काट काट के बहुत बढ़िया मूर्तियाँ बनाते हैं। पहले उस हिसाब से नहीं बन पा रही थी, लेकिन यूरोप और यूनान के कुछ दार्शनिक थे वो बहुत अच्छे से बनाते थे। तो ये कह रहे हैं कुछ जो मानदंड स्थापित हैं जो चले आ रहे हैं, यहाँ समझो पहले कि जो मानदंड एक काल में बने हुए हैं, एक कोई काल चल रहा है उसमें कुछ राजनीतिक तौर पे एक मानदंड बना हुआ है, सामाजिक तौर पे एक मानदंड बना हुआ है, क्लासिकल तौर पे, आर्थिक तौर पे जो मानदंड बने हुए हैं उसके विपरीत जाकर, मतलब ऐसा, मतलब आर्थिक तौर पे कुछ करना है तो आपको ऐसा करना है, सामाजिक तौर पे करना है, कोई व्यक्ति करे वो ऐसा ही करेगा, इससे दायरे से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो इन दायरों से बाहर जाकर कोई काम कर रहा है उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, स्वच्छंदवादी व्यक्ति। मतलब जो मानदंड चले आ रहे हैं, स्थापित मानदंड है, जो स्टैंडर्ड्स, मतलब क्या है कि कोई भी स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आपको कोई भी काम करना है इस किसी क्षेत्र में नियमित। तो अगर आपको आर्थिक क्षेत्र में कोई काम करना है तो एक मानदंड बना कि भाई आर्थिक क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, जैसे रुपये में ही काम कर सकते हैं। जैसे जो अब बिटकॉइन चल गया ना, एक बिटकॉइन जब आया तो कई देशों ने अभी नहीं अपनाया कि भाई हम बिटकॉइन क्यों मानेंगे, हमारी मुद्रा खुद की एक नहीं मानेंगे। लेकिन जब ये कंसेप्ट आया तो इसके थोड़ा विरोध भी किया गया, ऐसा कोई कंसेप्ट है। लेकिन आजकल कई देश को अपनाने लगे बहुत प्यार से कि नहीं होता है। फेसबुक ने भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी एक लगा दी, लिब्रा नाम से, लिब्रा तो उनकी है, फेसबुक की करेंसी अपनी, और अमेजोन, ये सब लोग अपनी अपनी इलेक्ट्रॉनिक मुद्राएं अपने अपने निकालने लगे। तो बिटकॉइन जैसे हुआ तो एक किसी ने विचारधारा बनाई होगी तो उस टाइम से मानदंड से अलग हटके बनाई, ठीक। ऐसे समझ लिया ये कि स्वच्छंदता, रूसो क्या थे, वो लोग चल रहे थे तब एक मानदंड पे चल रहे थे कि ठीक है वैज्ञानिकता पे देंगे, सीमित राजतंत्र होगा, सीमित राजतंत्र का मतलब अभी हम समझेंगे और ये सब होगा। लेकिन रूसो कह रहे नहीं, तो जो तर्क की बात कर रहे हो उसी टाइम में आगे आगे कहते, कई सालों बाद कहते आगे आगे, तो एक बार मान्यता मिलती। लेकिन जब इस समकालीन ही है एक तरह से, जब ये जब बात कह रहे हैं उसी टाइम ये बात कहेंगे तो लोग इनकी बात का विरोध करेंगे, तो इनको बोलेंगे स्वच्छंदतावादी व्यक्ति। और इसके इनके जो दर्शन हुआ उसको क्या बोलेंगे, स्वच्छंदतावाद, तो रोमांटिसिज्म, ठीक है। ये वो रही है रोमांटिक वाला मामला। रोमांटिसिज्म ये कई जगह वर्ड मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा। जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो मानदंड बनना है, जो रूल नियम कानून बन रहे हैं, जैसे हमने देखा सती प्रथा चली आ रही थी, एक व्यक्ति अचानक कहता है नहीं होना चाहिए और चली आ रही है, तो जो लोग उनको पसंद है, बाल विवाह को पसंद है, सती प्रथा को पसंद कर रहे हैं, तो उनको वो स्वच्छंदतावादी व्यक्ति लगेगा कि अचानक से इतने टाइम से चला आ रहा है मानदंड, आप तो कैसे तोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है। एक लीग जो चलिए, जो फॉलो कर रहे हैं परंपरावादी हो गए, रूढ़ीवादी हो गए, परंपरावादी, रूढ़ीवादी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें लड़कियों पे कम जोर दिया जाए तो पितृसत्तात्मक वाली सोच रखेंगे उसको। वैसे रूढ़ीवादी एक वर्ड अच्छा मिल जाएगा उनके लिए, वो रूढ़ीवादी हैं लोग, ठीक। ऑर्थोडॉक्स भी बोलते हैं, रूढ़ीवादी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ऐसे बोलते हैं ना, तो रूढ़ीवादी उनको बोलेंगे कि आप पुरानी जड़ आपकी जमी हुई, आपको तो चेंज नहीं चाह रहे, परिवर्तन के आप पक्ष में नहीं हो, आप बिल्कुल परंपरावादी हो, ठीक है। जो एक होता नहीं, एक होता जैसे, इसका मतलब क्या है कि आप क्या है, जो पीछे की परंपराएं चली आ रही हैं उनमें कुछ सुधार चाह रहे हैं। अगर सुधार चाह रहे हैं तो आप स्वच्छंदतावादी नहीं है, एक हिसाब से समझना। स्वच्छंदतावादी वो हो गया जो उससे हटके, अलग हटके कर भी दे, सब वो करे, उस पर जोर दे। हम तो सुधार चाह रहे हैं तो इनसे बात ही तो करेंगे, हम आपसे बात करेंगे भाई आप ये सुधार कर लो अपनी परंपराओं में, और हमें ऐसे ऐसे करके जीना। आपकी परंपरा ठीक है, बाल विवाह ठीक है, हमें अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी एज बढ़ा दो और बढ़ा दो, ऐसे सुधार की बात कर रहे हैं। लेकिन वो क्या खारिज कर देंगे, सीधे खारिज हटके एक नया मानदंड स्थापित कर देंगे।
हाँ नया मानदंड भी स्थापित कर देंगे ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो वो बोलेंगे स्वच्छंदतावादी व्यक्ति। तभी तो ऐसे लोगों को फिर पत्थर मारा गया उस टाइम, और आज बाद में इज्जत करी जा रही है कि उनके विचार बहुत अच्छे थे। तो ये लिखा स्वच्छंदतावादी का मतलब समझे, साइड में लिख लिया। स्वच्छंदतावादी यानी कि स्थापित मानदंड को लिख लो, स्वच्छंदतावादी में लिख लो स्थापित मानदंड को तोड़ना। स्थापित जो पुराने चले, स्थापित का मतलब जो फिक्स है पहले बने बनाए हैं, स्थापित मानदंड, मानदंड का मतलब स्टैंडर्ड्स जो पहले फिक्स स्टैंडर्ड को तोड़ना, ठीक। कौन तोड़ेगा? जो व्यक्ति तोड़ेगा उसको बोलेंगे स्वच्छंदतावादी, और जो उसका दर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? स्वच्छंदतावाद। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है। स्थापित मानदंड को तोड़ना, स्थापित मानदंड को तोड़ना। अब वैसे बोला कि एक काल में क्या था, कोई निश्चित काल है, उस काल में क्या है, कोई रचनाएं लिखी जा रही हैं कि ऐसी रचनाएं लिखी जाएंगी, भाई कविताएं ऐसी लिखी जाएंगी, कोई फिक्स थी। लेकिन अचानक कोई व्यक्ति आगे अलग कविताएं लिखने लगता है कि ऐसी उस समाज में स्वीकार नहीं होती। जैसे मंटो का नाम अगर सुनाओ, मंटो, सआदत हसन मंटो एक व्यक्ति है, वो बहुत मतलब उन्होंने बिल्कुल लीक से हटके, हाँ रूढ़िवादी को ऑर्थोडॉक्स लिख लो, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स भी वर्ड चलता है, और स्कोलेस्टिक वर्ड भी चलता है, स्कोलेस्टिक, ठीक। लेकिन ऑर्थोडॉक्स ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ऑर्थोडॉक्स। तो मतलब क्या है कि रचना अगर कोई होंगी तो रचना अगर कोई मतलब किसी भी फील्ड में, कोई क्लासिकल साहित्य चल रहा है, क्लासिकल संगीत चल रहा है, क्लासिकल कोई भी क्लासिकल मानदंड के विपरीत जाके आपने कुछ करा तो आप स्वच्छंदतावादी हुए, और आपका दर्शन क्या हुआ? स्वच्छंदतावाद। दर्शन का मतलब दृष्टिकोण, अप्रोच। तो रूसो ये अलग जा रहे थे, ठीक है। तो हमने लिखा क्या? तर्कवाद और वैज्ञानिकता के बजाय भावावेश पर बल, ठीक है। दूसरा मतलब अगला पॉइंट जो भी लिखा, स्वच्छ, हमने ये बोला था, मतलब ये बोला रूसो को स्वच्छंदतावाद का जनक कहा जाता था, कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। लिखो, ये लिखा था नहीं लिखा था, स्वच्छंदतावाद का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट लिख लो, संवैधानिक राजतंत्र के बजाय प्रजातंत्र, संवैधानिक लिखा था भी, संवैधानिक राजतंत्र के बजाय प्रजातंत्र पर बल। अतः रूसो को प्रजातंत्र का जनक भी कहा जाता है। संवैधानिक राजतंत्र के बजाय प्रजातंत्र, मतलब यहाँ पे पूरा बड़ा कर सेंटेंस ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये फिर वैसी बात हो जाए टाइम टेकिंग वाली कि जहाँ अन्य समकालीन चिंतक, सुनो, जहाँ अन्य समकालीन चिंतक संवैधानिक राजतंत्र पर जोर दे रहे थे, वहीं रूसो ने प्रजातंत्र पर जोर दिया। तो इसको हमने शॉर्ट में करके क्या लिख लिया? संवैधानिक राजतंत्र की बजाय प्रजातंत्र पर बल। अतः रूसो को प्रजातंत्र का जनक भी लिखो, अतः रूसो को प्रजातंत्र का जनक भी कहा जाता है। क्योंकि मतलब प्रजातंत्र का जनक, ठीक है। प्रबोधन में ये सब कुछ प्रबोधन के काल में मिलेगा। प्रबोधन के काल में ही एक दार्शनिक हुए, एक चिंतक हुए रूसो, जो अन्य समकालीन चिंतकों से अपनी विचारधारा पृथक रखते थे, ठीक है। ये प्रबोधन के काल में ही चल रहे हैं। प्रबोधन एक बड़ा सा काल है, हाँ, 14वीं सदी से 18वीं सदी तक ऐसा माना जाता है इनका काल चला, ठीक। हाँ, हालांकि पुनर्जागरण को इसमें लपेट लिया गया, वो 14वीं 16वीं था, 16वीं के बाद 16वीं से मोटा मोटा ये प्रबोधन काल कहाँ से शुरू हुआ है? अगर लिखना चाहो तो लिखो 1680 से शुरू हुआ है, ठीक है। 1680 से शुरू हुआ था और फिर चला 18वीं सदी तक, 18वीं सदी। अब कोई फिक्स है, इसको 17वीं सदी लिख सकते हैं, लेकिन 17वीं सदी का अंत लिखेंगे ना। 1680 में ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ, ब्रिटेन में 1680 में ब्रिटेन से प्रारंभ होकर संपूर्ण यूरोप में, 1680 में ब्रिटेन से प्रारंभ होकर संपूर्ण यूरोप में फैल गया। कौन? प्रबोधन, ठीक है। और प्रबोधन कहाँ से, वही सब इसका काल क्या था? 17वीं सदी 18वीं सदी तक एंड तक हुआ। फिर उसके बाद में और चेंजेस आए, पूरे संपूर्ण यूरोप में फैला या फैल गया, जो भी लिखना चाहो वैसे लिख लो।
अब आ जाओ वापस रूसो पे फिर से, ठीक है। रूसो से हम लोग इधर जंप मार रहे हैं। पहला हमने लिखा था कि रूसो ने क्या करा था कि वैज्ञानिक और तर्कवाद को छोड़ के बजाय उसमें भावावेश बल दिया था, ठीक है। उसी से हमें समझ में आया कि यथार्थ रूसो को स्वच्छंदतावाद का जनक कहा जाता है, ठीक। दूसरा हमने लिखा कि संवैधानिक राजतंत्र, ठीक, और ये सीमित राजतंत्र को के बजाय किस पर बल दिया था, प्रजातंत्र, ठीक है। तो अतः रूसो को प्रजातंत्र का जनक भी कहा जाता है, ये लिख लिया। क्योंकि रूसो का कहना था कि हाँ ना अब वो प्रकृति को पहले लौट तो गए, अब और भी कुछ कहेंगे, एक बार थोड़े गए। सामान्य जन की इच्छा प्रभु की इच्छा है। सामान्य जन की इच्छा प्रभु की इच्छा है। सामान्य जन की इच्छा प्रभु की इच्छा है, यानी कि जो जनरल विल है वो गॉड्स विल है। सामान्य जन की इच्छा प्रभु की इच्छा है। बात समझ में आ रही है? अब अगला नारा नहीं था, नारा तो ऐसा होता है कि पूरे एक बार उन्होंने बात कह दी कि सामान्य जन, एक नारा होता है कि बार बार बोला जाए, अपना कोई भाषण दे दिया फिर से बोला सामान्य जन की इच्छा प्रभु जन की इच्छा है, ऐसे करके नारा नहीं, एक बात बताते रहते, तो उसमें से एक मोटा मोटा कोट उठा लिया जाता है कि भाई रूसो ने ऐसा कहा था कि सामान्य जन की इच्छा। मतलब क्या है कि आपने एक परिभाषा सुनी होगी कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र प्रजातंत्र की परिभाषा बताते हैं, जनता का सुना है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है, जनता के लिए। ये साइड में आप कहीं लिख लेना दोबारा, फिर पॉलिटी में एक बार आएगा तो मैं खाली बोल के रहने दूंगा। लोकतंत्र क्या है या प्रजातंत्र, ठीक है, इसी में बात है प्रजातंत्र। जनता का कौमा जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक, शासन। ये यूनानी एक विचारक थे, कभी ऑप्शन किसी एग्जाम में कभी कर पूछ भी लिया जा सकता है कि जनता मतलब लोकतंत्र की परिभाषा में बोला जाता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, यानी कि इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ऑफ द पीपल, कॉमा के द्वारा का मतलब हो गया बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी इज द, डेमोक्रेसी क्या हो गया, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बात समझ में आ रही। अब मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये आ जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, ठीक। ऑप्शन आ जाएंगे उसमें, अलेक्जेंडर अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन के तौर पे ज़्यादा लोग बताते हैं, लेकिन ये यूनानी लिखो कि ये हो गया। अभी मैं समझाता हूँ, यूनानी विचारक क्लियॉन लिख लोगे, क्ली का आधा का बनाओ, आधा का लापे, बोले ये स्टेटमेंट किसने दिया, क्लियॉन, यूनानी विचारक थे, यूनान के एक विचारक थे क्लियॉन, आधा का लापे बड़ी ई की मात्रा, क्ली आ बड़ा आ पे ऊपर चंद्र लगाएंगे, क्लियॉन, यहाँ लिखता हूँ मैं क्लियॉन, ठीक है। ये यूनानी विचारक थे, ठीक, क्लियॉन यूनानी विचारक क्लियॉन, इन्होंने क्या करा, ये स्टेटमेंट दिया था। बाद में अब्राहम लिंकन ने ये जो स्टेटमेंट है, उन्होंने यूएसए में एक गेटनबर्ग जगह है वहाँ पे स्पीच दी थी, तो ये स्पीच में उन्होंने अब्राहम लिंकन ने ये स्टेटमेंट यूज़ कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो अब्राहम लिंकन के नाम से स्टेटमेंट ज़्यादा चलता है, लेकिन असली में दिया किसने था, क्लियॉन यूनानी विचारक थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? किसी क्वेश्चन में पूछ लेते कई बार, तो लोग अब्राहम लिंकन में बोलते थे कि अब्राहम लिंकन, हालांकि अब्राहम लिंकन की वजह से ज़्यादा स्टेटमेंट फेमस हो गया, तब तक कोई जानता नहीं था। लेकिन हाँ, यूएसए में लिख लो, खाली यूएसए में एक जगह नाम है गेटनबर्ग नाम से एक जगह है, गेटनबर्ग, यूएसए में स्पीच दी थी, कोई इतना पूछा पाछी नहीं। जैसे शिकागो में उन्होंने स्पीच दी थी, किन्होंने दी थी, हाँ, जो फेमस हो गई थी स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। तो शिकागो में उन्होंने स्पीच दी थी, उन्होंने बोला भाई और बहनों करके बोला था, तो बहुत स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां बजती रही बहुत देर तक। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि
ऐसे ही इन्होंने स्पीच दी थी अब्राहम लिंकन ने, उसमें स्पीच में ये कर लिया कि लोकतंत्र क्या होना चाहिए, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होना चाहिए। लोग खुश हो गए, गदगद हो गए, वाह वाह ये बात बढ़िया बोल गए। लेकिन ये नहीं बता रहे कि हमने नहीं बोली है ना, क्लियान ने बोली, यूनानी विचारक। लेकिन क्या मतलब, बात तो सही होनी चाहिए, बात सही भी थी। तो जनता का मतलब क्या हो गया, जैसे ग्रीक वर्ड है ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या, डेमोक्रेसी, ठीक। तो ये डेमो प्लस क्रेशिया से मिलकर बना है, डेमो प्लस क्रेशिया, क्रेशिया ग्रीक वर्ड है। अगर कुछ पूछे डेमोक्रेशिया का मतलब किससे मिलकर बना है, तो ग्रीक वर्ड डेमो प्लस क्रेशिया, जनता का शासन, ठीक है। डेमो का मतलब वही जनता हो जाता है, शासन उसका, एक तो उल्टा खुलता है ये। लिख लिया। तो रूसो का एक पॉइंट और लिखो, हम लोग रूसो से बार बार ज़रा जंप हो जा रहे हैं। रूसो का पहला लिखा था कि हमने कि तर्क और वैज्ञानिकता के अलग से लिखा था ना, तो बाबा ईश्वरबल, तो हमने बोला इसी से उनको क्या हो गया, स्वच्छंदतावाद का जनक बोला गया। यानी कि अब कोई भी कुछ करता है तो स्वच्छंदतावाद बोल देते हैं उसको, ऐसा मानदंड सेट कर बात करता है। और हमने फिर पढ़ा दूसरा देखा कि उन्होंने क्या सीमित राजतंत्र के बजाय प्रजातंत्र पर बल दिया, क्योंकि और उन्होंने बात भी कही थी सामान्य की जो जन की इच्छा है वो प्रभु की इच्छा है। तो हमने बोला कि प्रजातंत्र का जनक भी कहा जाता है किसको, रूसो को। अब लिखो तीसरा वाला, लिखो हो ये सही बात है, हो ये विश्वासवादी दृष्टिकोण की बजाय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर बल। विश्वासवादी दृष्टिकोण की बजाय राष्ट्रवादी। अब ये क्या, ये भी समझेंगे, विश्वासवादी और राष्ट्रवादी। मतलब क्या है, पहले लिखो, पर बल लिखा, विराम लगा के लिखो, इसी से आगे आधुनिक राष्ट्रवाद की अवधारणा उभर कर आई। इसी से आगे आधुनिक राष्ट्रवाद की अवधारणा उभर कर आई। आधुनिक राष्ट्रवाद कि जो अब हमारे सब देशों में राष्ट्रवाद रहता है ना, वही राष्ट्रवाद। यानी रूसों ने क्या कहा कि विश्वासवादी दृष्टिकोण पहले था कि भाई ये विश्वास कर लो, इस पर विश्वास कर लो, ये वैज्ञानिकता तार्किक तौर पर जिसने विश्वास कर लिया, लॉजिक ठीक बैठ रहा है, उनने उस पर विश्वास कर लिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने हटके एक बात भी कही कि राष्ट्रवादी हो जाओ, कि आपको अगर कोई तर्क सही भी नहीं लग रहा है लेकिन आपके राष्ट्र के हित की बात है तो राष्ट्र के हित में हो जाओ, वहाँ पे राष्ट्रवादी हित। तो इसलिए आधुनिक राष्ट्रवाद पे लोग क्या करते हैं, कोई बात उन्हें सही में तार्किक तौर पे इंटरनेशनल लेवल ठीक नहीं है वो बात, लेकिन जो देश के लोग होते हैं वो अपने देश की तरफ से ही बोलते हैं। तो ये राष्ट्रवाद की भावना पैदा उन्होंने तब से ही करी कि अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर तर्क खारिज हो रहा है तो तारीख खारिज करो, राष्ट्र की तरफ से बोलो, ठीक है, यानी कि लॉजिक की तरफ से बोलो, ऐसा नहीं। बात समझ आई। ये रूसो इसलिए लगते इसलिए ना पत्थर खाए, ठीक है, अलग बोलो तो पत्थर खाओगे। ये प्रबोधन का मतलब समझ में आया। अब देखो हमने वर्ड समझे थे, यानी कि जो ये परिभाषा लिखी ना, जनता का लिखा कि इसका, के द्वारा और के लिए। अब जो देखो मध्यवर्ग कितना चालाक था, मध्यवर्ग ने क्या कहा कि मध्यवर्ग चाहता तो रहा कि जो हमें क्या सीमित जो राजतंत्र हटाओ, और सीमित राजतंत्र का मतलब क्या हो रहा था कि आप राजा तो बने रहो, हमें कोई तकलीफ, कोई राजा बने रहेगा, लेकिन आप में थोड़ी सीमित हो जाएगी आपकी शक्तियाँ कि आप अभी कुछ भी कर सकते थे, आप निरंकुश थे, ठीक है। वो हमने लिखा ना, तो कुछ जॉन लॉक थे और दिद्रो भी लिखा, उन्होंने क्या निरंकुश राजतंत्र पर चोट की, ऐसे लिखा था हमने। तो निरंकुश पे, निरंकुश का मतलब होता है इस पर कोई अंकुश नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, तो इन राजाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो सीमित का मतलब क्या हो गया, अब सीमित हो गए थोड़े से, अब इतना ही कर सकते हो, अब इस क्षेत्र में तो आपका प्रभु सत्ता है, लेकिन और क्षेत्रों में आपकी प्रभु सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि अब हम थोड़ा सा मताधिकार लेके आ रहे हैं। उसमें भी क्या करा इन्होंने, सार्वभौमिक नहीं लेके आए। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सब लोग डालें, सार्वभौमिक वयस्क मतलब जितने भी एडल्ट लोग हैं, एडल्ट का मतलब होता है एक, एडल्ट का मतलब होता है एक एज निश्चित कर दी। जैसे पहले 21 निश्चित थी हमारे भारत में कि इतने 21 से ऊपर एडल्ट वाले, फिर 18 भी अब मानने लगे मताधिकार के लिए कि पहले 21 से ऊपर जो व्यक्ति हो जाएगा वो वही मताधिकार डाल सकता है, लेकिन अब क्या है 18 से ऊपर व्यक्ति भी वोट डाल सकता है। तो ऐसे करके एक निश्चित कर देते। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नहीं कर रहे थे ये लोग, सीमित मताधिकार की बात कर रहे थे। लिखा था जो मध्यवर्ग थे कि इन्होंने कहा कि भाई मतलब नीचे वाले लोग को वोट नहीं डालने देंगे और डालेंगे हम ही लोग, और हम ही लोग ऊपर जाएंगे। तो मध्यवर्ग क्या कर रहा था, मध्यवर्ग सीमित राजतंत्र के तौर पर किया जाता कि ये जनता के द्वारा तो हो जाए, ठीक है, जनता के लिए,
इन दोनों पे तो कह रहा था, लेकिन जनता के लिए तो बहुत बहुत कह रहा था कि जनता के लिए हम जो शासन बनाएंगे वो जनता के लिए ही होगा, जनता के लिए होगा, ठीक है, आपके लिए ही होगा, ठीक। और आप भी थोड़ी बहुत हमारी मदद कर दो, कितनी के द्वारा का मतलब कितनी मदद कर दो, खाली हमारी लड़ाई लड़वा लो हमसे, आप वोट वोट मत डालना, अगर हटाना चाहिए ये भी हटा दो, इसका मतलब मैं टिक मार रहा हूँ, इसका मतलब इस पर ज़्यादा टिक मार दी, इसका मतलब हो गया कि वो जो शासन जो चाह रहे हैं मध्य वर्ग, वो जनता के लिए भी चाह रहे हैं कि ठीक है शासन करेंगे तो तुम्हारे ऊपर भी तो हम करेंगे, लेकिन जनता के द्वारा इतनी के द्वारा क्या चाह रहे हैं, जनता से क्या मदद चाह रहे हैं, इतनी मदद चाह रहे हैं कि हमारे जो राजतंत्र से हम लड़ रहे हैं उसमें मदद कर दो, तो इतनी तो आपके द्वारा हमारे शासन बनाने की मदद हो जाए। लेकिन वैसी मदद ना हो जाए कि हमें शासन बनाना ना, तो शासन बनाने के लिए जो हमें राजा को हटाना पड़ रहा है उसमें तो हमारी मदद कर दो, यानी कि जनता के द्वारा मदद हो रही है, लेकिन जब शासन में जो हम चलाएंगे विधानमंडल में बैठेंगे तब आपकी मदद नहीं चाहिए हमें, ठीक, इसका मतलब समझ रहे हैं। और जनता का तो कतई नहीं कि आपका तो शासन नहीं है, वो आपकी सरकार नहीं बन रही है, सरकार हमारी बनेगी, हम रोले में चलाएंगे सब कुछ, आप तो वहाँ बैठ ही नहीं सकते, ये बात समझ में आ रही है कि मध्यवर्ग की सोच। जबकि फिर आगे परिभाषा क्या बनी कि भैया इनका ही है, जनता का शासन है, ऐसा बोला जाता है कि भाई प्रधान, तभी तो वर्ड यूज़ करा मोदी जी ने, प्रधान सेवक, क्या भाई हमारे जनता के एक तरीके से सेवक है, नौकर है, तो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन उल्टा ही होता है, व्यवहार में कुछ अलग होता है, इसलिए हम टर्म यूज़ करते हैं कि व्यवहारिक तौर पर कुछ अलग होता है और आदर्श तौर पर की बातें अलग हैं, कि भाई बात कर रहे हैं कि जो सांसद जी हैं वो हमारे लिए ये करेंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सांसदों के काम क्या है और सांसद काम क्या क्या कर रहे हैं, वो एक रियलिटी अलग फैक्ट आ जाती है कि जो आदर्श स्थिति क्या है, यथार्थ बोलते हैं, इसी व्यवहारिक का मतलब कि नीचे स्तर पर प्रैक्टिकली तौर पे आप क्या बोले, इसी को यथार्थ बोलते हैं कि यथार्थ में क्या हो रहा है, कि भाई काम आपके लिए हमारे लिए करना है, लेकिन आप अपने लिए काम कर रहे हो, आपकी संपत्ति इतनी बढ़ती चली जा रही है और हमारी संपत्ति खत्म होती जा रही है, कि हमारे पास रोड निकाल दी तो हमारा घर भी गया वहीं से, तो हमारी संपत्ति तो और कम हो गई, और आपकी संपत्ति बढ़ी रही, और बल्कि उसी रोड पर आपने अपना बड़ा घर भी बनवा लिया, ठीक, ये भी चीज़ होती है। तो अब लिखो प्रबोधन की सीमाएँ। हाँ बिल्कुल, जैसा भी, अब राजनीति वाला का एक राजनीति विषय है पूरा अलग, तो उसको तो अलग ही पढ़ा जाए तो अच्छी बात है। प्रबोधन की सीमाएं से पहले लिख लो, महत्व लिख लो इसका, प्रबोधन का महत्व लिख लो पहले एक बार, सीमाएं काट हेडिंग कोई बात नहीं। सीमाएं का मतलब होता है कि थोड़े लिमिटेशंस की, प्रबोधन कहाँ कहाँ फेल हो गया, लेकिन प्रबोधन से पहले उसकी इंपॉर्टेंस समझ लो, प्रबोधन का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रबोधन का महत्व क्या है। ये चल रही है वीडियो चल रही है, ठीक, हाँ पूछ लिया मैंने उनसे ही, ठीक है। प्रबोधन का महत्व जो लिखा, महत्व में राजनीति ऐसे बना लो, एक एक हेडिंग जो महत्व लिखा उस महत्व में ऐसे लिखो, यहाँ पे ऐसे करके राजनीतिक, नीचे थोड़ी जगह छोड़ देना एक एक लाइन लिखने के लिए, और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एक और लिख लो, चाहे वैज्ञानिक और लिख लो, वैज्ञानिक स्तर पर भी कुछ महत्व अच्छे कर दिए थे। वैज्ञानिक क्या हुआ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये महत्व हम देखेंगे, राजनीतिक तौर पे क्या, सामाजिक तौर पर क्या, आर्थिक तौर पर क्या हुआ। ठीक है, लेकिन बोलूँ अब इसमें देखो इतना समझो, सबको समझा हुआ ये, बस महत्व का मतलब इंपॉर्टेंस क्या थी, प्रबोधन ने क्या क्या काम किया, तो प्रबोधन ने क्या क्या काम किया, राजनीतिक तौर पे क्या हुआ, ठीक है। अगर देखें तो अगर लिखना चाहो तो राजतंत्र लिखो, राजा क्यों लिखो, राजतंत्र, और ये कौन हुए, चर्च में दरार, इनने डाल के काम कर दिया, ठीक है। राजतंत्र और चर्च में दरार, फिर बाद में क्या हो गया, सीमित राजतंत्र आ गया, संवैधानिक राजतंत्र आ गया, मताधिकार आ गया, सब इसी में लिख लो, एक पॉइंट लिखा, दूसरा क्या हो गया, सीमित राजतंत्र, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, और फिर क्या लिखोगे इसी में, अगला सीमित मताधिकार, सीमित मताधिकार, ठीक है। ये सब चीज़ें जो थी वो इसी में आ जाएंगी महत्व में, कि राजतंत्र और चर्च में दरार पड़ गई, सीमित राजतंत्र आ गया, संवैधानिक राजतंत्र हो गया की मांग हो रही थी, सीमित मताधिकार की मांग कर रहे थे, ये सब इस प्रबोधन का इतना बड़ा महत्व था राजनीतिक तौर पे। सामाजिक में प्रबोधन का क्या महत्व था, सामाजिक लिख दिया मैंने, तुम लोगों ने लिख तो नहीं लिया, स्पेलिंग आजकल ज़्यादा, सामाजिक, सामाजिक
सामाजिक में क्या हो जाएगा कि व्यक्तिवाद पर बल, मानवतावाद पर बल, व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद, हाँ वो बोल रहे थे इसे आपको याद है, मानववाद, ठीक है। कैदियों से नरमी, कैदियों से नरम व्यवहार, कैदियों से नरम व्यवहार, नरम व्यवहार, ये सब कुछ हम लिख चुके हैं, बस खाली एक पॉइंट वाइज कर रहे हैं। दासता का उन्मूलन, ठीक है, दासता का उन्मूलन या विरोध चलो उन्मूलन लिखो, विरोध तो कर ही रहते पहले से भी, और यहाँ पे इस काल में आते थे वो हट भी गई रहे। और दंड संहिता में परिवर्तन, ये लिख लो, दंड संहिता जो होती है जहाँ पे लिखा है कि क्या क्या दंड है किस चीज़ का, दंड संहिता में परिवर्तन। ये बात समझ में आ तो रही होगी ना। हाँ, आर्थिक में क्या लिखोगे, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था। और सेकंड क्या लिखो, मान लो ऐसे मांग और पूर्ति का नियम, मांग और पूर्ति का नियम, मांग और पूर्ति का नियम, ठीक है। यानी कि जिस हिसाब से मांग होगी उसी हिसाब से पूर्ति करेगा बाजार, और मांग नहीं होगी तो पूर्ति भी नहीं होगी। फिर वैज्ञानिक महत्व में क्या लिखोगे, वैज्ञानिक महत्व में लिखो कि तकनीकियों का विकास, टेक्नोलॉजीज़ का विकास होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, तकनीकियों का विकास हुआ, इससे क्या हुआ, इसी तकनीकों के विकास के नीचे एरो मार के लिख लोगे, इससे क्या हुआ, जैसे कि इसमें प्रसूति गृह बनाने लगे, प्रसूति गृह, गृह, ठीक। और चेचक जैसी बीमारियों पर काबू, चेचक जैसी बीमारियों पर काबू, बीमारियों पर काबू। प्रसूति गृह क्या लिखते हैं इंग्लिश में, मैटरनिटी होम, ठीक है, ये लिख लो, मैटरनिटी, मैटरनिटी होम, ठीक है, मैटरनिटी वो पर लिखा, मैटरनिटी होम, प्रसूति गृह। मतलब यार कि जो बच्चे पैदा करने के पहले कैसे होते थे उसमें हानियाँ हो जाती थी, मृत्यु दर ज़्यादा होती थी, तो अब क्या था, प्रसूति गृह ऐसी व्यवस्था बनाई जो ठीक से बच्चे वहाँ पैदा होने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी। तो ये वैज्ञानिक तौर पे तो हमको फ़ायदा मिला कि हमें पहले जो इक्विपमेंट्स बनाए गए, जो भी मशीनरी बनाई गई पहले ऐसी नहीं थी, तो ऐसे करके बच्चे पैदा होते तो हमें कोई आइडिया नहीं लगता था कि कौन सही है कौन नहीं है। लेकिन अब मशीनरी ज़्यादा हो गई, मैटरनिटी होम हो गया, वहाँ पे अच्छी सी माता की और बच्चा की दोनों की केयर होती है, तो उन सब का विकास हुआ। प्रसूति गृह का विकास लिखा, और सेकंड जैसे लिखा, चेचक जैसी बीमारियों पर भी काबू, मतलब कुछ बीमारियां पहले ऐसी थी जिनका हमें तोड़ ही नहीं पता चलता, उनका ना हमारे पास वो था टीकाकरण था कुछ भी, और ना ही हमारे पास उसकी दवाइयाँ थी कि उनको टीका लगा दें पहले से तो रुक जाए, तो फिर टीकाकरण का विकास होने लगा ऐसे, तो चेचक जैसी बीमारियों पर काबू भी होने लगा। ये वैज्ञानिक महत्व हमें फायदा हुआ, ठीक है, बात समझ में आई। राजनीतिक तौर पे ये सब फायदा हुआ प्रबोधन के सर से, सामाजिक तौर पे ये हुए, आर्थिक तौर पे मुक्त और अर्थव्यवस्था, इसी मुक्त अर्थव्यवस्था में ही मांग और पूर्ति का नियम चल रहा है कि जैसी मांग होगी वैसी पूर्ति करेगा। और तकनीकों का विकास हुआ जिसमें प्रसूति गृह बना, मैटरनिटी होम बना, चेचक जैसी बीमारियाँ थी उनका टीकाकरण संभव हो गया कि उन्हें टीका भी बनाने लगे, वैक्सीनेशन करने लगे ऐसी बीमारियों का, तो बीमारियाँ नहीं फैल रही थी, तो लोगों को फ़ायदा मिला इससे प्रबोधन के तौर पर। अगर ये पहले चलते आते जब हमने देखा था प्राचीन मध्यकालीन यूरोप में कि चर्च व्यवस्था इतनी हावी थी, तो जो प्रसूति गृह बनाने होते थे तो जो चर्च व्यवस्था थी, पोप लोग थे, इनको पकड़ लेते, भाई आप ये क्या कर रहे हो, प्रकृति से मतलब हमारे जो खिलवाड़ के कर रहे ईश्वर के जो नियम कानून है तो वो रोकते। लेकिन अब प्रबोधन के काल में धीरे धीरे हमने देखा वैज्ञानिक अन्वेषण पर ज़्यादा बल दिए जाने लगे, तो ये सब संभव हो रहा है, प्रसूति गृह बनने लगे, चेचक जैसी बीमारियाँ को भी काबू पाया जाने लगा। ठीक, अब लिखो प्रबोधन की सीमाएँ, प्रबोधन की सीमाएँ। सीमाएँ का मतलब क्या होता है कि लिमिटेशंस, इंग्लिश में लिख लें लिमिटेशंस। ठीक, प्रबोधन की सीमाएं।
यानी कि प्रबोधन ने इतना तो काम कर लिया हमारे लिए। इंपॉर्टेंस प्रबोधन की हमें पता लगी, प्रबोधन की इंपॉर्टेंस ये थी भाई, इन फील्ड में प्रबोधन ने हमारे लिए इतना काम किया। लेकिन कोई अच्छा काम है तो एक बुरा भी काम है प्रबोधन का। तो लिमिटेशंस यानी डीमेरिट्स भी बोलते हैं, लेकिन लिमिटेशंस इंग्लिश में बढ़िया वर्ड है लिमिटेशंस, ठीक, सीमाएं। तो सीमाएं क्या क्या हैं देखो, पहली तो सीमा लिखो कि प्रबोधन का बल, मतलब डायरेक्टली ऐसे लिख लो, जनता के लिए, प्रबोधन का बल जनता के लिए था, ना कि जनता के द्वारा और ना ही जनता का, और ना ही जनता का। यानी कि क्या, प्रबोधन का बल क्या, जनता के लिए हो बस। मध्यवर्ग क्या चाह रहा था, जनता के लिए है भाई, हम तुम पे शासन करेंगे, तुम्हारे लिए है, लेकिन ना कि जनता के द्वारा। जो शासन जो बनेगा वो जनता के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। हाँ, मतलब बस थोड़ा सा उनकी सपोर्ट ली जाएगी, बस खाली राजस्थान से लड़ने के लिए, बाकी उनकी पूरी सपोर्ट नहीं लेगी, वोटिंग वोटिंग नहीं कराई जाएगी उनसे। तो जनता के लिए था, ना कि जनता के द्वारा और ना ही जनता का। ये हम प्रबोधन की सीमाएं लिख रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि प्रबोधन का बल जनता के लिए था, ना कि जनता के द्वारा और ना ही जनता का। यानी कि सब समझ में आया, शासन वगैरह, ठीक है। ये सब बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस, बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा। जहाँ प्रबोधन की, जहाँ हम सीमित राजतंत्र की बात करते थे प्रबोधन में, वहीं प्रबोधन इस बात पर बल देता था कि जनता के द्वारा नहीं हो, ना ही जनता क्या शासन हो, बल्कि वो जनता के लिए हो सिर्फ। इसमें मध्य वर्ग का हित छुपा हुआ था, मध्य वर्ग निम्न वर्ग से ये चाहता था, वो चाहता था वो सब लिखने की बजाय जनता के लिए, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके ना कि बाद में देखा था कि 3 लिखे थे यहाँ पे, एक का, फिर उसके लिए तुमने कहा इसमें तो बहुत चाह रहा है बिल्कुल जनता के लिए तो हो शासन, लेकिन जनता के द्वारा में इतनी मदद चाह रहा है कि भाई आप हमसे खाली लड़ने में मदद करवा दो, बाकी हम आपसे वोटिंग वगैरह नहीं करवाएंगे। और इसमें तो बिल्कुल खारिज कर रहा था, जनता का शासन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मध्य वर्ग का शासन है, ठीक है। अब दूसरा मैथ, दूसरा लिमिटेशन लिखो इसका, पैट्रियार्की पर बल, पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता, पितृसत्तात्मकता लिख लो हिंदी में, चलो, पितृसत्तात्मकता, सत्तात्मकता, पैट्रियार्की, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं पैट्रियार्की, ठीक। हिंदी में, इंग्लिश में, देवनागरी में जैसे लिख लो पैट्रियार्की, सब लिख दिया मैंने, पैट्रियार्की, 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 पितृसत्तात्मकता, पितृसत्तात्मकता, ठीक, पितृसत्तात्मकता, सत्तात्मकता, सत्तात्मकता, पितृसत्तात्मकता पर बल तथा महिलाओं के अधिकारों को नज़रअंदाज, महिलाओं के, यानी पितृसत्तात्मकता मतलब क्या, महिलाओं का तो नज़रअंदाज किया जाएगा, पैट्रियार्की का मतलब ये होता है, पितृसत्ता तथा महिलाओं के अधिकारों को नज़रअंदाज, नज़रअंदाज, ठीक है, लिखा दूसरा। तीसरा लिखो, व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद और व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल यूरोप के लिए, केवल यूरोप के लिए, कॉमा, उपनिवेशों के लिए नहीं, उपनिवेशों, कॉलोनीज जो उनकी थी उनके लिए नहीं, उपनिवेशों के लिए नहीं। ये बात समझ में आई कि आप जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानववाद की स्वतंत्रता कर रहे हो कि मानव को ये करो वो करो, ऐसे दास मत करो, नरम व्यवहार करो उनसे, बस खाली यूरोप के लिए बात कर रहे हो। जो आपने कॉलोनीज बनाई है, जो दूसरे राज्यों पे कब्जा किया जा जाके, उनमें जो लोग हैं उनकी स्वतंत्रता की बात नहीं करी जा रही है। लिख लिया, व्यक्तिवाद और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल यूरोप के लिए, उपनिवेशों के लिए नहीं बात कर रहे हैं।
ठीक है ना, ये बात समझे। उपनिवेश मतलब समझ रहे हैं, जिस देश पे जाकर कब्जा कर रहे हैं, जैसे ये तो यूरोप है इनका, फिर हमने देखा था वर्ल्ड में जा जाके अलग अलग देशों में जाकर कब्जा कर रहे हैं, जैसे अफ्रीका में आ गए, इंडिया में इधर आ गए मान लो, तो उपनिवेश इनमें जो जो जनता रह रही है उनकी स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं लोग, कि आप जो यहाँ पे बल दे रहे हो ना व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये लौकिक पर जोर देना चाहिए पाल, तो इनके लोगों को भी वैसा ट्रीट करो, लेकिन इन लोगों के लिए वैसा ट्रीट नहीं कर रहा। अब हमने देखा था यूरोप का नज़रिया देखा था, अमेरिका महाद्वीप में कैसा था, अफ्रीका महाद्वीप में कैसा था और एशिया महाद्वीप में नज़रिया कैसा था, तो वो इनकी नीतियाँ अलग अलग थी। ये सीमाएँ थी प्रबोधन की। अगर प्रबोधन आपको अच्छा लग रहा है तो प्रबोधन के विचार आपको सब जगह फैलाना चाहिए अपनी कॉलोनीज पे। एक और लिखो एडिंग डाल के, प्रबोधन के आलोचक, खत्म ही करेंगे प्रबोधन आज। प्रबोधन के आलोचक, उसमें खाली नाम लिख लो रूसो, ठीक है, रूसो। रूसो बाकी रूसो की सारी बातें लिख चुके हैं ना, उनने सब बातें करेंगी भैया आपने ये सब कह रहे हो तर्क वैज्ञानिक पे, पीछे रूसो की बात लिख चुके हैं, तो वही सब बातें यहीं पे आ जाएंगी, ठीक है। बस इसमें रख लो रूसो, ये प्रबोधन के आलोचक थे। उन्होंने बताया बस धर्म युद्ध, सॉरी विश्व युद्ध और पर्यावरण संकट, आतंकवाद जैसे मुद्दे जन्मे अब, तो आलोचक चाहे इसमें चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हमने लिखा था पीछे विश्व युद्ध, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी, आतंकवाद नहीं बोला तो आतंकवाद समझ लो, आतंकवाद जैसी संस्था की आतंकवाद वगैरह ये क्या कि जिसने लगा कि भाई जैसे ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर थे, उन्होंने मिसाइल वसाइल सब बनाना सब ऐसे करके, तो ये लोग जब इंजीनियर बन के किसी के दिमाग खनका वो राज्य के विरुद्ध आतंकवाद कार्रवाई भी करेगा, तो इसलिए यानी कि आप वैज्ञानिकता पर ज़्यादा जोर दे रहे हो तो आतंकवाद भी पनप सकता है उससे, कोई व्यक्ति ऐसा है, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब राइटिंग डाल लो अभी। वर्तमान में इसमें रूसो की वही सारी बातें लिखोगे, ठीक है। अगर अभी अचानक से पूछे प्रबोधन के आलोचक कौन था, अच्छा चलो तो बता दें रूसो, फिर बातें बताओ उनकी, तो वही सारी बातें बता दी पीछे की, ये मत कहना कि हेडिंग में खाली रूसो पड़ा था। तो अब आप लिखो उस प्रबोधन, वर्तमान में प्रबोधन की प्रासंगिकता, प्रबोधन की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता, प्रासंगिकता कि क्या प्रबोधन वर्तमान में भी अब भी ठीक है, हम उसकी बातें माने नहीं माने, अब भी वो प्रासंगिक है, बना हुआ है, अभी भी नहीं है। ठीक, प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है कि वर्तमान में भी अभी भी वो है, रिलायबल है, मानने लायक है, उसकी बात है जो आपने विचारधारा दी, दृष्टिकोण दी, वर्तमान में भी उसको लाए, क्योंकि वो कब 17वीं सदी की बात है, 17वीं सदी की बात अभी मान सकते नहीं मान सकते। तो एक व्यक्ति हुए एंथनी पैडगेन, एंथनी पैडगेन, इनकी एक पुस्तक थी एनलाइटनमेंट स्टिल मैटर्स, नहीं हालांकि कोई बात नहीं, लिख लो बुक्स, अच्छी बात है, स्टिल मैटर्स, लेकिन मैं ना अच्छी बात है, एनलाइटनमेंट स्टिल मैटर्स, कि एनलाइटनमेंट जो वो अभी भी मैटर करता है। तो उन्होंने पुस्तक लिखी, एंथनी पैडगेन ने पुस्तक लिखी, बुक लिखी, एनलाइटनमेंट स्टिल मैटर्स, एनलाइटनमेंट अभी भी मैटर करता है। तो उसमें उन्होंने क्या क्या बातें बताई, विराम लगा के आगे लिखो, लिख लो, स्पेलिंग में बोलो, फोटो क्यों खींच रहे हो। एनलाइटनमेंट स्टिल मैटर्स, ठीक, इनमें क्या बोला, ये लिखो जल्दी, फिर उसके आगे बोलो। बोर्ड खत्म वैसे ही हो रहा है, ऐसे जूम वाला आ जाएगा वो, तो जूम वाला जूम कर दिया करेंगे। देखो अब देखो, मानव अधिकार, ठीक, मानव अधिकार, मानव अधिकार पर बल, मानव अधिकार पर बल पहले भी, विराम लगा के उसके बाद लिखोगे, उनकी पुस्तक थी, तो वही सब बता रहे हैं कि मानव अधिकार पर बल पहले भी दिया जा रहा था प्रबोधन के टाइम पे, और अब भी मानव अधिकार की बात करी जा रही है, ठीक है। मानव अधिकार पर बल पहले भी और वर्तमान में भी, ठीक, और वर्तमान में भी, ये बात समझ में आ रही है कि मानव अधिकार की जो अवधारणा उस टाइम निकल के आई, दास जैसे व्यवहार कर रहे थे उस टाइम, उन्होंने कहा नहीं भाई दासों से नरम, कैदियों से नरम व्यवहार करो, दास प्रथा हटाओ, तो मानव अधिकार के तब अवधारणा उभर के आई थी प्रबोधन के काल में। और वर्तमान में भी क्या चल रहा है, मानव अधिकार की बात कर रही है, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, मानव के अधिकार हैं कुछ, कितने हैं वो है, देख ही जाएंगे, 6 अधिकार है ना,
समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी, मानव अधिकार पर बल पहले भी और वर्तमान में भी। पहले का मतलब वही प्रबोधन के काल में, ठीक है। पहले का मतलब अभी उन्होंने बुक लिखी ना कि स्टिल मैटर्स, अभी भी करता है, तो वो अभी की पुरानी बात करके पहले जो प्रबोधन के काल में भी मानव अधिकार की अवधारणा उभर कर आई थी। उस टाइम आपने कहा था कि भाई जो दंड संहिता उसमें परिवर्तन करो और दासों से नरम व्यवहार करो और उनसे कैदियों से नरम व्यवहार करो, तो मानव अधिकार की बात तब करी गई थी, ठीक है। मानवतावाद पर बल दिया था, तो मानव अधिकार पर बल पहले भी दिया जा रहा है और वर्तमान में भी, इसलिए प्रासंगिक है, अभी भी बना हुआ वर्तमान में। कौन? प्रबोधन, ठीक। दूसरा एक वर्ड और लिखो अगली लाइन में, सिविल सोसाइटी की अवधारणा, सिविल सोसाइटी की अवधारणा पहली बार प्रबोधन के काल में ही उभर कर आई। सिविल सोसाइटी की अवधारणा पहली बार प्रबोधन के काल में ही उभर कर आई। तथा वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ग्लोबल सोसाइटी, पर आधारित ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल आधारित ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल, ग्लोबल आधा ग्लोबल सोसाइटी, ठीक है। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ग्लोबल सोसाइटी के युग में प्रबोधन की प्रासंगिकता बनी हुई है। ग्लोबल सोसाइटी के युग में प्रबोधन की प्रासंगिकता बनी हुई है, यानी कि एंथनी पैगडेन या पैगडेन, क्या बनी हुई है? प्रासंगिकता बनी हुई है, प्रासंगिकता। इनकी स्पेलिंग क्या होगी? एंथनी पैगडेन, ये सुना एक बार, पैगडेन करो यहाँ पे, शायद पैगडेन का नाम है, एंथनी पैगडेन ऐसा नाम है, पैगडेन, एक बार चेक भी कर लेंगे, पैगडेन ही नाम है, एंथनी पैगडेन। ये ध्यान रखना, यानी कि एंथनी पैगडेन नाम के एक व्यक्ति भी हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी इनलाइटनमेंट स्टिल मैटर्स, कि अभी भी इनलाइटनमेंट स्टिल मैटर कर रहा है, क्योंकि शायद इंग्लिश में ऐसा होता है, पैगडेन ऐसे लिखते हैं स्पेलिंग इंग्लिश में, एंथनी PAGDEN, PAGDEN, पैगडेन, ठीक है। तो ये तो एंथनी पैगडेन थे, उनको बुक लिखी ये वाली, उन्होंने बताया ये बातें कि भाई मानव अधिकार जो पहले निकल के आया वो अभी चल रहा है, इसका मतलब प्रबोधन जो है अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है, और व्यक्तिवाद की धारणा जो सब निकल के आई वो सब अभी भी बनी हुई है, और सिविल सोसाइटी तब भी बनती थी, अब भी बन रही है। तो ये सब प्रबोधन के काल में शुरू हुआ और अब भी ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रबोधन अब भी प्रासंगिक बना हुआ है। ये बात ध्यान रखना, प्रबोधन ने ईश्वर को बिल्कुल नकारा नहीं, बस प्रबोधन इतना कह रहा था जैसे प्रकृति अपने नियमों से खुद चल रही है, ईश्वर उन पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। तो भाई सामाजिक तौर पर भी आप लोग राजतंत्र और कुलीन तंत्र और ये लोग हैं, चर्च व्यवस्था, ये क्यों नियंत्रण कर रहे हो, क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, ये भी अपने हिसाब से चलने दो, ठीक। ये प्रबोधन हुआ। इसके बाद अमेरिकी क्रांति आएगी, हालांकि दो हेडिंग और प्रमाण चाहते हैं कि प्रबोधन और अमेरिकी क्रांति में क्या संबंध है, और प्रबोधन और फ्रांसीसी क्रांति में क्या संबंध है, उनमें दो लाइनें लिखनी थी। लेकिन जब हम अमेरिकी क्रांति पढ़ेंगे तो प्रबोधन की बातें ये सब याद करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जाएंगे अमेरिका महाद्वीप से, अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ से जाएंगे यूरोप, वो यहाँ यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में तो प्रबोधन चल रहा है, लौट के आएंगे तो वो विचार ले आएंगे अपने यहाँ पे कि वहाँ पे तो ऐसी सी बात है, तो यहाँ पे वो विचार आ जाएगा। फिर यहाँ पे अमेरिका में क्रांति हो जाएगी अमेरिका में कि वो बात तो बहुत अच्छी लगी हमें, तो यहाँ पे गृह युद्ध छुड़ जाएगा कि ऐसा ही हुआ हमारे यहाँ भी, तो यहाँ पे अमेरिका में क्रांति हो जाएगी। वहीं से ऐसे फ्रांस में फैल जाएगी प्रबोधन की बातें, फ्रांस में क्या ये बात तो अच्छी है, राजतंत्र, फ्रांस में भी राजतंत्र चला, लुई 14वां लुई 15वां ये सब राजा थे, उनने कहा भैया ये बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, तो वहाँ भी क्रांति हो जाएगी। तो प्रबोधन की वजह से ही हो रही, ठीक है। तो हम जब कल देखेंगे तो इन दोनों में संबंध फटाफट, अमेरिकी क्रांति फ्रांस की क्रांति हम फटाफट कल ही निपटा लेंगे। हालांकि फ्रांस की क्रांति में हमें और समय लगेगा, लेकिन अमेरिकी क्रांति कल हो जाएगी। तो हेडिंग डाल के छोड़ दो, अमेरिकी क्रांति,
अमेरिकी क्रांति पढ़ोगे अभी? अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति हेडिंग डाल के छोड़ोगे तो उसमें क्या लिखोगे, ये कल देखेंगे। हालांकि अमेरिकी क्रांति 1773 से लेके 1783, ठीक है, 1773 से 1783। बाकी याद देखें फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नवासी, ठीक है। 1773 से 1783 तक अमेरिकी क्रांति चली और फिर 1789 में फ्रांस की क्रांति हो जाएगी, वो हम सब देखेंगे। लेकिन अमेरिकी क्रांति हेडिंग डाल के छोड़ देना, ठीक। अब कल प्रबोधन का रिवीजन करके आना, क्योंकि प्रबोधन की बहुत सारी बातें अमेरिकी क्रांति में आएंगी।